गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नमस्ते, 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 नमस्ते। आवाज़ आ रही है सबको मेरी? यस, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? ओके, दैट्स ऑल राइट। ओके, हाय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। चलिए, अ, आ जाने दो, आ जाने दो। आज का दिन भी आपका बिज़ी है। हाँ, मतलब थोड़ा रहता है काम-काज और चलता रहता है ना? रात का टाइम थोड़ा ज़्यादा फिज़िबल रहता है लेक्चर्स को लेके। आई फ़ील दैट रात को थोड़ी मतलब ज़्यादा शांति भी रहती है ना? चलिए कोई बात नहीं, लेट अस स्टार्ट वन मोर टाइम द वर्ल्ड हिस्ट्री। और हमने कल के क्लास के अंदर जहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री को कंक्लूड किया था वहाँ से शुरू करेंगे और फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि इतिहास में क्या चेंजेस आए एंड हाउ दी वर्ल्ड हिस्ट्री गॉट चेंज्ड। हमने कल इनफैक्ट डिस्कस किया था रिगार्डिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना? यस, क्लास ओवरलैप हो गई है, हाँ मुझे पता है। बट ये एक आध दिन ही होगा, मतलब ये बाकी तो हम लोग ओवरलैप होने नहीं देंगे, ठीक है? सो मैं जनरली पहले से क्लास का टाइमिंग कर दूंगा, मतलब 7 से 9 का कर दूंगा या ऐसा कोई कर दूंगा। तो भी ये तो क्या हमने रीशेड्यूल किया था इसके लिए, है ना? वरना तो पहले तो मंडे, वेंसडे, फ्राइडे ऐसा हुआ करता था, जो पुराना शेड्यूल था वर्ल्ड हिस्ट्री को लेके। ये तो क्या फिर 5-6 दिन में एक साथ पूरा निपटा देना है और थोड़ा क्या इंटेंस भी रह जाएगा, इसके लिए थोड़ा आगे पीछे हो गया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। हम लोग कल बात कर रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में। चलिए लेट मी कम बैक टू द पॉइंट, ओरिजिनल पॉइंट के ऊपर। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और मैं आपको बता रहा था कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पीछे क्या-क्या इनफैक्ट जो रीजंस थे उसके बारे में हमने कल की क्लास के अंदर डिस्कस की थी, ठीक है? सो इन द यस्टरडे हमने पूरी की पूरी कंडीशन जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, उसके रीजंस के बारे में बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस किया था। हमने ये भी देखा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ, क्यों इसके अंदर इतनी सारी पार्टीज भाग लेती है, व्हाई द जर्मन्स वर पार्टिसिपेटिंग, व्हाई द ऑटोमन वर पार्टिसिपेटिंग, व्हाई द ब्रिटिश वर पार्टिसिपेटिंग, है ना? तो इन सब के अंदर हमने पूरी जो कंडीशन है उसको देख लिया था। वर्ल्ड वॉर क्या है उसके बारे में डिस्कस किया था। इसके साथ-साथ हमको ये भी देखना था कि इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ था, ठीक है? तो क्यों होने के पीछे के कारण हमने देखने की कोशिश की थी। तो ऐसे तो हमको मेनिया या इनफैक्ट मेनिया करके जो कांसेप्ट है उसके साथ हम लोग डील कर सकते हैं। तो उसमें जो पीछे का ए आता है उसमें आर्कड्यूक फर्डिनांड का जो मर्डर हो गया, जो इनफैक्ट आपके ऑस्ट्रिया का युवराज था, उसी के कारण हमको मिलता है कि एक ट्रिगर हो जाता है। पर ट्रिगर होने के सिवा और भी कारण थे और अदर रीजंस के अंदर हमने देखा था कि कैसे मिलिटरिज्म एक बहुत बड़ा एक रीजन के रूप में आता है। मिलिटरिज्म के साथ-साथ आपको इनफैक्ट आर्मामेंट्स का एक कांसेप्ट मिलेगा, जहां सब लोग अपनी-अपनी आर्मी को एक्सपांड कर रहे हैं। वी आल्सो फाइंड नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, ये दोनों साथ में रहते हैं। एंड फाइनली हमको ये भी देखने को मिला कि ग्रुप और अलायंसेस जो बनते हैं ये सब भी इसके पीछे जिम्मेदार थे, ठीक है? सो देयर आर मल्टीपल रीजंस बिहाइंड दैट एंड वी हैव डिस्कस कि ये ग्रुप और अलायंसेस कैसे बनते हैं। तो ग्रुप और अलायंसेस बनने की शुरुआत हो जाती है 19 से लेके 20th सेंचुरी के अंदर, जब दुनिया परिवर्तित हो रही थी, तब जर्मनी की अध्यक्षता के अंदर ये सब कुछ चीजें हो रही थी, क्योंकि जर्मनी ने इनफैक्ट एक बहुत बड़ा कंसेप्ट किया था और हमने समझने की कोशिश की थी कि किस तरह से जर्मनी जो है वो अपने आप को डोमिनेट कराने की कोशिश करेगा। तो इटली के बारे में आता हूँ, वेलकम बैक टू द इटली माय फ्रेंड देवेंद्र। आपने पूछा है कि इटली क्यों इस साइड चला गया है ना? तो उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। इटली अमेरिका कैसे घुसता है उसके ऊपर कल हमने बाकी रखा था टॉपिक को। तो हमने कल के क्लास के अंदर इतने सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया था। होपफुली कंसेप्चुअल आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही चाहिए, आपको फैक्चुअल नॉलेज की जरूरत नहीं होगी यहाँ पे कि भाई जर्मनी का नेता कौन था या इटली का प्राइम मिनिस्टर कौन था, ठीक है? क्योंकि वो जरूरी नहीं है हमारे लिए। हमको खाली यही देखना है कि भाई ये क्यों होता है, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, ठीक है? तो हमने ये पूरा उसका एक कंसेप्चुअल एनालिसिस देखने की कोशिश की और कैसे दुनिया परिवर्तित हो रही थी, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, ठीक है? और इंपीरियलिज्म क्यों आता है, तो इंपीरियलिज्म के आने का पीछे का कारण क्या है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ही है जो दुनिया को प्रोत्साहित करता है कि मार्केट और रॉ मटेरियल्स को कैप्चर किया जाए, है ना? तो ये सब कुछ है ना, आगे पीछे कनेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं साहब। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से सिस्टम बदलती है, कैसे कैपिटलिज्म की डेवलपमेंट हुई, कैसे कैपिटलिज्म पुश करेगा दुनिया के इतिहास को बदलने के लिए, है ना? they are all interconnected points. So when you study world history, please don't study from the topic point of view. मेरा कहने का मतलब यही है कि आप टॉपिक पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़िए, आप जब भी पढ़ो तो उसको है ना थीम के रूप में पढ़िए, उसके आगे पीछे के डॉट्स को देखिए, क्योंकि हर एक टॉपिक है ना इंटरकनेक्टेड ही है। आपके भले सिलेबस के अंदर लिखा गया है कि दी अंडरलाइंग थीम्स ऑफ द इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, सिलेबस के अंदर क्या लिखा गया, इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, पर इवेंट्स को कभी नहीं पढ़ना है। आपको इसकी थीम ही पकड़नी है कि देखो ये सब कैसे एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड टॉपिक्स है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो हम लोग अभी सबसे सेकंड लास्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, वो है वर्ल्ड वॉर्स, और वर्ल्ड वॉर्स के बाद फाइनली हम लोग कंक्लूड करेंगे डीकोलोनाइजेशन के ऊपर, ठीक है? सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वर्ल्ड वॉर के ऊपर और कल के क्लास के अंदर मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है 28 जुलाई 1914 के दिन, जब इनफैक्ट जर्मनी, ऑस्ट्रिया और ऑटोमन एम्पायर सब इकट्ठा होता है। दे विल बी डिक्लेयरिंग द फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश, द अमेरिकन्स, द रशियंस एंड द जापान, है ना? तो हमने कल के क्लास के अंदर बहुत सारी इसके पीछे के रीजंस देखे थे और मैंने आपको कल के क्लास के अंदर रीजंस के अंदर बताया था। उसमें सबसे बड़ा फंडामेंटल रीजन था वो था अलायंसेस। अब देखो अलायंसेस की जब हम लोग बात करते हैं तो अलायंसेस के अंदर एक तो ऑस्ट्रिया और जर्मनी का साथ में आना, ये तो कांसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों ये साथ में आए, ठीक है? तो दिस इज वेरी मच क्लियर
क्लियर, क्योंकि ये तो आना ही था, प्यार तो होना ही था साहब, ठीक है। तो दिस वाज वेरी मच क्लियर कि ऑस्ट्रिया और जर्मनी तो साथ में आएंगे ही, ठीक है। इसके सिवा हमको ये भी देखने को मिल रहा था कि ऑटोमन एम्पायर क्यों इनके साथ गया, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर जो टर्की नाम का जो प्रदेश था, उसको समझ में आ गया था कि भाई रशिया मेरे साथ बहुत सारा गेम कर रहा है, और रशिया को सपोर्ट करने के लिए और भी लोग थे, ठीक है। इनफैक्ट हमने ये भी देखा था कि ऑस्ट्रिया, जर्मनी और रशिया एक टाइम के ऊपर इकट्ठे थे, बट इसके अंदर से फिर रशिया अलग हो जाएगा, ठीक है। तो हमने थ्री एम्परर्स की लीग के बारे में पढ़ा था कि रशिया को क्यों अलग होना पड़ा। जस्ट अ सेकंड। सो हमने इनफैक्ट डिस्कस किया था कि थ्री एम्परर्स की जो लीग है, ये थ्री एम्परर्स की लीग के अंदर क्या प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है। तो हमने उसको देखा था कि जो थ्री एम्परर्स की लीग थी उसके अंदर मिशन इंपॉसिबल करने की कोशिश की गई थी बाय बिस्मार्क, और बिस्मार्क कहता है कि भाई मैं कुछ तूफानी करूंगा, बट वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हुआ। इसके साथ साथ हमको ये भी देखना है कि भाई इनफैक्ट इन सब के अंदर जब हम लोग तीसरे पार्टी को देखते हैं वो है इटली, क्योंकि एक टाइम के ऊपर इटली, ऑस्ट्रिया और जर्मनी का भी एक ट्रीटी हुआ था, इटली, ऑस्ट्रिया और जर्मनी का भी ट्रीटी हुआ था। तो उसके अंदर इनफैक्ट इटली क्यों अलग हो जाता है। अब देखिए, जब हम लोग इटली की बात करेंगे वर्ल्ड वॉर्स के पीछे, तो इटली 1914 में जब वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, तो इट वाज ऑन द साइड ऑफ द ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी ओनली। पर इटली ने क्या कहा था कि एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं किया था। एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है कि जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर युद्ध कर रहा था, तो इटालियंस ने वेट किया कि भाई हम लोग है ना WNW की पॉलिसी को रखेंगे। WW की पॉलिसी का मतलब क्या होता है, वेट एंड वॉच की पॉलिसी को ध्यान में रखेंगे, विल वेट फॉर सम टाइम। और इटालियंस एड़ा बन के पेड़ा खाता है, और 1915 तक आते आते फाइनली इटली ने देखा कि भाई हमारी जो ग्रुप है उसको मार पड़ रही है, तो इटली इनफैक्ट 1915 तक आते आते कौन से ग्रुप में चला जाता है, इट विल चेंज द साइड्स, वो है ना अपने साइड्स बदल देगा, एंड इटली विल बी जॉइनिंग द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच एंड द जापानीज, और फिर उसके बाद आपके रशियंस तो ऑलरेडी इनके साथ आ चुके थे। तो इस तरह से हमको देखने को मिला है इटली भी यहाँ पे जुड़ेगा। एंड 1917 तक आते आते फाइनली हमको क्या देखने को मिला है साहब, अमेरिका भी इनके अंदर जुड़ जाता है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो इटली बहुत ही एड़ा बन के पेड़ा खाएगा, इटली एड़ा बन के पेड़ा खाएगा 1915 के अंदर। बट उसके पहले जब हम लोग देखते हैं कि आपके जो अलाइड पावर्स हुआ करते थे, ये अलाइड पावर्स का भी साथ में आना क्यों जिम्मेदार था, और अलाइड पावर्स क्यों इकट्ठे आते हैं, तो उसमें एक ही कारण था, वो था ब्रिटेन की इनसिक्योरिटी। क्योंकि ब्रिटेन को लग रहा था कि जर्मनी अलायंस के ऊपर अलायंस कर रहा है, जर्मनी अपने आप को एक्सपांड कर रहा है, जर्मनी अपनी इनफैक्ट नेवल स्ट्रेंथ को भी बढ़ा रहा है, और जर्मनी मेरे इंपीरियल इंटरेस्ट को ओवरशैडो कर रहा है। तो ब्रिटेन ने उसके बाद फिर इस तरह से अपनी ईगल गैंग बुलाई, बिच्छू गैंग बुलाई, ठीक है, और उसके बाद फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर हो गया, ठीक है। तो ये सब चीजों के अंदर हमने पिछले क्लास के अंदर डिस्कस किया, और क्या कंडीशन होती है वर्ल्ड वॉर के पहले की सीन जो थी हमने बहुत डिटेल के अंदर समझ ली है, ठीक है। अब वर्ल्ड वॉर के रीजन क्या क्या हुआ करते थे उसको एक एक करके समझा देता हूँ स्लाइड्स के थ्रू ही, तो दैट आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। वर्ल्ड वॉर के मुख्य रीजन के अंदर सबसे पहला मिलेगा वो है साम्राज्यवाद। ये वो ताकत थी जिसके कारण इनफैक्ट हमको वर्ल्ड वॉर देखने को मिले, वो चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, वो चाहे सेकंड वर्ल्ड वॉर हो, दोनों के अंदर आपको इंपीरियलिज्म बहुत ही प्रोमिनेंट फोर्स के रूप में मिलेगी। ये साम्राज्यवाद क्यों हुआ, तो पहले तो शुरू किया था ब्रिटेन ने, क्योंकि ब्रिटेन वाज द ओनली पावर जिसके इतनी सारी कॉलोनीज हुआ करती थी। बट धीरे 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 इनफैक्ट जर्मनी पावरफुल होता गया, और जर्मनी के जो राजा है वर्ल्ड पॉलिटिक का कंसेप्ट देते हैं, जो कहते हैं कि भाई मैं तो पूरी वर्ल्ड के ऊपर अपना दबदबा बनाऊंगा। जर्मनी इनफैक्ट पानी के अंदर भी घुसने की शुरुआत करता है, और धीरे धीरे क्या होता है साहब, कॉलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका का मुद्दा हो या रिसोर्सेज या रॉ मटेरियल्स का मुद्दा हो, ठीक है। आज की तारीख में भी दुनिया के ऊपर अगर कहीं ना कहीं युद्ध होने की शक्यता होगी तो वो साम्राज्यवादी होगी। अमेरिका इनफैक्ट अपने आप को कहता है कि मैं डेमोक्रेसी का झंडा लेके पूरी दुनिया को है ना हिलाने वाला हूँ, पर अमेरिका डेमोक्रेसी का झंडा इनफैक्ट कभी भी गाड़ता नहीं है। आप देखिए कि अमेरिका एक बहुत ही साम्राज्यवादी ताकत है, उसको जब जब जरूरत पड़ेगी तब अपना साम्राज्यवाद के सिद्धांत का उपयोग करते हुए और डेमोक्रेसी का विचार देते हुए वहां पे क्रांति करा देगा, ठीक है। सो वी सी कि इन द अर्ली 1890s एंड द 1900s हमको ब्रिटिश इंटरेस्ट जो थे उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल में करने के लिए जर्मन सोच रहे थे, और जर्मन फिर उसके बाद पावरफुल हो गए। जर्मन और ब्रिटेन के अंदर एक ही विचारधारा चलती जिसे हम लोग कहते हैं जिंगोइज्म, ठीक है। अब जिंगोइज्म क्या है, तो आपको पता ही है कि हमारा कंट्री कंट्री नहीं बट महा कंट्री है, ठीक है। तो हमारा राष्ट्र राष्ट्र नहीं पर महाराष्ट्र है ना। तो ये जो जिंगोइस्टिक नेशनलिज्म है आज को आजकल बहुत देखने को मिलती है, इंडिया के अंदर भी देखने को मिलती है, हमारे पड़ोसी मुल्कों के अंदर भी देखने को मिलती है। तो वी सी दिस काइंड ऑफ नेशनलिज्म, हाइपर नेशनलिज्म, जहां पे आप सब कुछ मुद्दे छोड़ जाते हो और आपको लगता है वो देख कबूतर। यूरोप के अंदर पूरा यूरोप उस टाइम पे इसी विचारधारा के अंदर चल रहा था, और सब लोग एक दूसरे का कार्टून भी बना रहे थे, जैसे आजकल हम लोग मीम बनाते हैं। यू माइट हैव सीन द मीम्स व्हिच आर मेड बाय द सोशल मीडिया। एट दैट टाइम जो मीम थे वो न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश होते थे, अलग अलग प्रकार की आपको है ना जो पैम्पलेट्स होते थे, अलग अलग प्रकार की जो मैगजीन्स आती थी, उन सब के अंदर इनफैक्ट इंक्लूड किए जाते हैं। तो इनफैक्ट आप देखिए कि ब्रिटिश लोगों ने इनफैक्ट मीम बनाया है कि हम जर्मन्स को लेके आएंगे। ये जर्मन्स इनफैक्ट दिखा रहा है कि देखो हमने पूरे यूरोप को मारा हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट। ये ब्रिटिश बुलडॉग बता रहा है कि देखो हम लोग कितने पावरफुल है, हमारी कॉलोनीज कहां कहां पे है, हमारी कॉलोनीज अफ्रीका में है, हमारी कॉलोनी कनाडा में है, हमारी कॉलोनी ऑस्ट्रेलिया में है, हमारी कॉलोनी इंडिया में भी है, हमारी कॉलोनी न्यूजीलैंड में भी है। तो यू कैन इमेजिन कि ब्रिटिश बुलडॉग जो है, ब्रिटिश बुलडॉग आपने देखा होगा ये कुत्ता बहुत जोरदार काटता है साहब, ठीक है। तो इस तरह से मीम बनते हैं पूरी वर्ल्ड के अंदर, एंड ऑल द कंट्रीज जो वहां की लोकल मीडिया थी उन सब ने इस प्रकार के मीम बना बना के अपने राजकीय जो
जो पावर के ऊपर बैठने वाले लोग थे उनको उश्केरा। मतलब ये था बात कि दे वर ट्राइंग टू क्रिएट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट कि आप कुछ करो, इनफैक्ट जर्मनी इतना पावरफुल हो रहा है, आप क्यों कुछ नहीं कर रहे हो। गेटिंग अ पॉइंट। ब्रिटेन के अंदर तो इतना बड़ा हंगामा हो गया था क्योंकि ब्रिटेन की जो प्रेस हुआ करती थी, वो प्रेस के अंदर बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास का पैसा लगा पड़ा था। एंड द इंडस्ट्रियल क्लास ऑलवेज यूज्ड टू फील कि अगर जर्मनी पावरफुल हो गया तो उसका बिजनेस ठप हो जाएगा, और इसके कारण ब्रिटिश प्रेस को उसने कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करते हुए सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की जाती है। तो ये वर्ल्ड वॉर्स क्या रही, इनफैक्ट आज के दौरान भी आपको यही मिलेगा। देयर आर सर्टेन सेक्शंस इन द सोसाइटी जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट भारी पड़ जाता है ओवर द नेशन स्टेट, एंड वो उसके अंदर इनफैक्ट अपना जो प्रेस है उसके द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा अलग अलग प्रकार के अपने जो है ना ताकतें लगाते हैं, सो दैट गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं है ना वो प्रेशराइज किया जाए और उनको युद्ध की परिस्थिति में धकेला जाए। ब्रिटेन के अंदर भी ऐसी ही ताकत हुआ करती थी इंपीरियलिज्म की, और ये इंपीरियलिज्म आपके इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद बहुत बढ़ गया था। इंपीरियलिज्म क्या है, इसके ऊपर ऑलरेडी हमने इसके ऊपर 2-2.5 घंटा डिस्कस किया हुआ है, सो आई एम नॉट गोइंग, इसको खाली आइडियोलॉजी के रूप में देख लिया है। आज हम लोग वर्ल्ड वॉर के फैक्टर्स के पीछे देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पीछे के सब जो भी कारण है उन सबको हमने पढ़ा हुआ है। तो जो लोग नए आए हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा फिर से कि भैया पुराने लेक्चर्स देखो तो ही आपको इवेंट समझ में आएंगे, वरना आपको लगेगा कि मास्टर फासम फास्ट चला गया है, ठीक है। तो कमेंट आती है कभी कभी कि बहुत फास्ट जा रहा है सर, ठीक है, तो फास्ट ही जाएंगे ना बेटा, आगे 30 घंटे का कटा कर लिया है, अभी कंक्लूडिंग स्टेज में आए हैं तो फासम फास्ट ही जाना पड़ेगा, चलिए ठीक है। सो वी फाइंड कि इंपीरियलिज्म सबसे पहली फोर्स थी जिसने वर्ल्ड वॉर्स की तरफ दुनिया को लेके गया। उसके सिवा जो दूसरी कारण थी वो थी आपकी अलायंसेस। ये अलायंसेस आपकी ट्रिपल अलायंस हो जो ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली और जर्मनी के बीच में हुई थी, जिसके अंदर इटली इनका मेंबर हुआ करता था, पर 1915 के अंदर इसने गद्दारी कर दी, और गद्दारी करने के बाद इटली विल बी गोइंग टुवर्ड्स द ब्रिटिश साइड्स। वो चाहे फ्रांस और रशिया की एक अलायंस हो, वो चाहे ब्रिटेन और फ्रांस की इनफैक्ट 1904 के अंदर फ्रेंडली टुगेदरनेस आना, ब्रिटेन और रशिया का इनफैक्ट साथ में आना, और ब्रिटेन और जापान की जो सीक्रेट अलायंस थी जो हमने पढ़ा था पिछले क्लास के अंदर 1902 के अंदर, उन सब सिचुएशन में हमको समझ में आता है कि बहुत सारे लोग अंदर अंदर ही बहुत ही ना ईगल गैंग और बिच्छू गैंग बना दिया था, समझे आप लोग, ठीक है। सो वी सी कि इतने सारे ईगल गैंग और बिच्छू गैंग थे कि कोई किसी को क्या पता क्या कर रहा था समझ में नहीं आ रहा है। तो यू कैन इमेजिन कि ये कैसी सिचुएशन हो रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको, ठीक है। सो हियर ऑन दिस केस यू कैन फाइंड द ऑस्ट्रिया एंड द बल्गेरियंस वर कमिंग टुगेदर, Germans were indirectly supporting them. Serbia was getting supported by the Russians. Russians and the French had alliance. Russians and the Britain had alliance. France and the Britain had alliance. Germans and the Ottoman Empire came together. Italy and Germany and Italy and Austria and Germany, मतलब है ना टोटल केओस हो गया है, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो उसमें आपका जो बाल्कन्स है, ये बाल्कन्स इनफैक्ट बीच का था, जिसके कारण ये ट्रिगर हो गया था। ट्रिगर क्यों हुआ था, क्योंकि बाल्कन्स के अंदर 2 बार युद्ध हुआ। देयर वर 2 वॉर्स दैट टुक प्लेस बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। हमने देखा था 1912-13 के आसपास ये जो बाल्कन रीजन है उसके अंदर बहुत बड़ा इशू क्रिएट होगा, ठीक है। द बाल्कन क्राइसिस कहते हैं, द पाउडर कैग ऑफ यूरोप के रूप में पहचाने जाते हैं, ठीक है। तो आप जो वेन डायग्राम पढ़ते हैं, ये वेन डायग्राम की सिचुएशन हो गई है, ठीक है। ऑल इटालियंस आर जर्मन्स, सम इटालियंस आर ऑस्ट्रियन एज वेल, गेटिंग अ पॉइंट, है ना। तो ये सब सिचुएशन आपकी हो जाती है, और ये सब सिचुएशन के अंदर हमको यही देखने को मिलेगा कि जो जितने भी ग्रुपिंग्स थे, ये ग्रुपिंग्स एक दूसरे को है ना काटने की कोशिश कर रहे थे। अब इसमें मूलभूत कारण हमने देखा था कि जो ट्रिगर होता है, वो ट्रिगर होने का कारण क्या था, वो ट्रिगर होने का कारण था सर्बिया और ऑस्ट्रिया के बीच में कंफ्लिक्ट। और सर्बिया और ऑस्ट्रिया के बीच में कंफ्लिक्ट किसके कारण था, तो बोस्निया नाम की जो जगह है, जो कंट्रोल करना चाहता था ऑस्ट्रिया अपने अंदर, सर्बिया अपने अंदर, और वहां पे ही ये घटना हो जाती है, ठीक है। सो वी हैड डिस्कस कि ऑस्ट्रिया हैड द कंट्रोल ओवर सर्बिया, ऑस्ट्रिया हैड द कंट्रोल ओवर बोस्निया, एंड द सर्बियंस वर क्लेमिंग कि वो उसका पार्ट है, और रशियन सर्बिया को मदद कर रहा था। ऑस्ट्रिया और रशिया के बीच में लड़ाई चल रही थी, ऑस्ट्रिया को मदद करने के लिए जर्मन्स आ गया था, गेटिंग अ पॉइंट और नॉट। ऊपर से फ्रांस और जर्मनी के बीच में बहुत पुरानी शत्रुता थी 1870 के आसपास की, क्योंकि जर्मनी का जब यूनिफिकेशन हुआ तो फाइनली हमको अल्सेस एंड लॉरेन नाम का जो प्रदेश है जो फ्रांस से ले लिया गया था, उसके कारण भी फ्रांस के लोग नाराज थे, और फ्रांस के लोगों को लग रहा था कि ये सब सिचुएशन के अंदर हमको भी हमारी अलायंसेस बनानी चाहिए। इसके सिवा वर्ल्ड वॉर का तीसरा कारण आपको मिलेगा, वो है मिलिट्रिज्म। मिलिट्रिज्म का मतलब ये है कि लोग अपनी सेना बढ़ाने के लिए लग गए थे, और कल जैसे कि एक भाई साहब ने कहा था कि सर जूम करके पढ़ाइए, तो अभी जूम करके आपको समझाता हूं कि कितनी बड़ी सेना और कितना बड़ा पैसा ये लोग खर्च कर रहे थे, गेटिंग अ पॉइंट, है ना। सो यू कैन इमेजिन कि द नंबर ऑफ एक्सपेंसेस दैट दे वर डूइंग, ये मिलिट्री स्पेंडिंग है इन मिलियंस है। इन मिलियंस का मतलब क्या होता है साहब, ठीक है, कि कितने इनफैक्ट मिलियंस रुपीस आप स्पेंड कर रहे हो। तो जर्मनी इफ यू कैन सी ओवर हियर वाज स्पेंडिंग अराउंड $575 मिलियन इन द ईयर 19 एंड 15 1913 के आसपास का डेटा, सॉरी 1913 के अंदर हमको जर्मनी इनफैक्ट $575 मिलियन स्पेंड कर रहा था, ब्रिटेन $368 मिलियन स्पेंड कर रहा था, फ्रांस $321 मिलियन स्पेंड कर रहा था, इटली वाज अराउंड $200 मिलियन, Ottoman Empire was $70 million. Russia was spending around $492 million. You can imagine, my friend, कि कितना पैसा स्पेंड किया जा रहा है in the military side. Why? Because every country used to fear कि भाई इनफैक्ट इसके पास बड़ा बंदूक है, हमको इससे भी ज्यादा बड़ा बंदूक बनाने की जरूरत है, ठीक है। So we find कि all the countries were going for the arms race. किसी ने कहा कि भाई मेरे इनफैक्ट है ना टेबल के ऊपर एक ऐसा बटन दबाया हुआ है, वो बटन को मैं प्रेस करूंगा तो डायरेक्टली न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च हो जाएगी। तो सामने वाला नेता कहता है कि तुम्हारे जो टेबल के ऊपर वो बटन है वो इतना छोटा है, हमारा बटन
उससे भी बड़ा है, ठीक है। हम बताएंगे तो पूरी दुनिया के ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च हो जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ छोटा भीम और चाचा जो अमेरिका के हैं, उन दोनों के बीच में चर्चा हुई थी। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो ये जो टेडी बियर है ना नॉर्थ कोरिया का, उसने एक दिन कहा था कि मेरे टेबल के ऊपर एक बटन है, बटन दबा के न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च होती है। तो सामने अंकल ट्रम्प ने कह दिया कि रुको मैं तुमको बताता हूँ मेरा बटन कैसा है। चलिए ठीक है। सो व्हाट वी सी कि व्हाटएवर मे बी द केस, पर पूरी दुनिया इसके ऊपर पगला गई थी। उस दौरान भी ये कंडीशन थी कि बहुत सारे कंट्रीज आपको मिलेंगे अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर में बहुत सारा पैसा रोक रहे थे। मतलब जर्मनी, रशिया जैसे कंट्रीज ऑलमोस्ट 50% के आसपास या उससे भी ज्यादा ये लोग अपना पैसा इनफैक्ट बहा रहे थे और बहुत बड़ी बड़ी आर्मी बना रहे थे, बहुत बड़ी बड़ी सेना बना रहे थे, ठीक है। उनको लग रहा था कि हमारी सेना सबसे बड़ी है, हम ही इनफैक्ट जहाज बनाएंगे। और जितने भी कंट्रीज थे जो लोग इनफैक्ट इंडस्ट्रियलाइज हो रहे थे, उन सबका एक ही टारगेट था कि अपना नेवी बनाओ, ठीक है। तो उस टाइम पे इनफैक्ट ब्रिटेन के अंदर ये मैगजीन आया करता था। ये मैगजीन ने इनफैक्ट इस प्रकार के अपने आर्टिकल्स पब्लिश किए थे कि ऑल द कंट्रीज वर हेल बेंट ऑन हैविंग वॉरशिप्स। वो सब के सब चाहते थे कि हम लोग हमारी नेवी बनाएंगे, ऐसी बोट रखेंगे और बोट के ऊपर बड़ा सा तोप रखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर कोई इनफैक्ट दुश्मन आता है तो दुश्मन को इतने गोले मारेंगे, इतने गोले मारेंगे कि धुआं धुआं हो जाएगा, ठीक है। So we see कि there were many countries who were hell bent on having the warships। अब देखिए warships में सबसे ज्यादा कौन आगे था? वो था इंग्लैंड। जर्मन्स ने 1890s के बाद वॉरशिप बनाने का एक्सपांशन शुरू किया एंड इन द नेक्स्ट 20 इयर्स इनफैक्ट इन्होंने अपनी नेवी के अंदर 90 से ज्यादा बोट्स को इकट्ठा कर दिया। ये सब चीजों के कारण भी इनफैक्ट सबको इनसिक्योरिटी हो रही थी और इनसिक्योरिटी के कारण आखिर के अंदर जब हम लोग देखते हैं कि ऑन 28 जून 1914 के दिन ये आर्कड्यूक फर्डिनांड अपनी वाइफ के साथ चक्कर काट रहे थे बोस्निया के अंदर और साराजीवो नाम का जो सिटी है वहां पे वो स्टेट विजिट में जाते हैं। उनको सिक्योरिटी भी मिली हुई थी, उसके बावजूद भी इनफैक्ट हमको ये देखने को मिला कि ब्लैक हैंड करके एक जो ऑर्गेनाइजेशन था, जो सर्बिया का ऑर्गेनाइजेशन था, जिसके इनफैक्ट एक सदस्य थे गैरिलो प्रिंसिप, उन्होंने ठाए ठाए कर दिया। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब 1 महीने की डेडलाइन दी जाती है 28 जुलाई 1914 तक आते आते हमको आखिर के अंदर यही देखने को मिलता है कि डेडलाइन खत्म होती है। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर अटैक किया। सर्बिया ने जब इनफैक्ट अपनी हेल्प मांगी तो उसको हेल्प देने के लिए रशियंस आ गए एंड रशिया इनफैक्ट जब कूदता है तो ऑस्ट्रिया ने हेल्प मांगी, ऑस्ट्रिया का बड़ा भाई जर्मन्स आ गया। जर्मन्स के पास ऑलरेडी प्लान एक तैयार था कि जब तक इनफैक्ट रशिया और ऑस्ट्रिया के बीच में ये कन्फ्लिक्ट होगा तब तक हम लोग फ्रांस को निपटा देते हैं। फ्रांस को निपटाने के लिए ये लोग वाया बेल्जियम जा रहे थे। बेल्जियम वाज अ प्रोटेक्टोरेट स्टेट ऑफ इंग्लैंड और इंग्लैंड उसको मदद करने के लिए आ जाता है और इतना हौच-पौच हो गया, इतना हौच-पौच हो गया कि बात मत करो। और आखिर के अंदर हमको ये देखने को मिलता है कि वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। तो हमने इतना इनफैक्ट पढ़ा था कल के क्लास के अंदर और बहुत ही डिटेल डिस्कशन के साथ हमने ये समझने की कोशिश की थी कि क्या हो गया एंड किस तरह से इनफैक्ट पूरा इतिहास बदल जाता है, हाउ द सिस्टम चेंजेस एंड हाउ द हिस्ट्री चेंजेस, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया कि क्या-क्या चीजें चल रही है और किस-किस प्रकार के चेंजेस हुए थे ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड व्हाई द वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर को बहुत सारे हिस्टोरियंस कहते हैं इट वाज अ ट्रेजेडी ऑफ मिसकैलकुलेशंस। क्या कहते हैं? ट्रेजेडी ऑफ मिसकैलकुलेशंस। आपने अपने टर्नर नाम का एक हिस्टोरियन है, आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो मिस्टर टर्नर लिखते हैं कि इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर 1 वाज अ ट्रेजेडी ऑफ मिसकैलकुलेशंस, इट वाज अ ब्लंडर ऑफ मिसकैलकुलेशन। मतलब बिगेस्ट ब्लंडर इन द हिस्ट्री कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनिशियली दो कुत्तों के बीच में लड़ाई थी तो उसमें सब लोग क्यों आ गए साहब, ठीक है। गली के दो कुत्ते झगड़ रहे थे, उसके मालिक आ गए, फिर सब लोग आ गए, फिर खचाखची चालू कर दी साहब आपने, है ना, ठीक है। और आप जानवरों से भी बदतर मारे हो, ठीक है, एक दूसरे को। तो ये सब सिचुएशन के अंदर हम लोग देखते हैं कि जो वर्ल्ड वॉर है, वर्ल्ड वॉर को बहुत ही खराब तरह से इनफैक्ट कंसीडर किया जाता है। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो वर्ल्ड वॉर के पीछे के कारण होपफुली मैंने आपको समझा दिए है, क्यों ये उभर के आया था वो भी समझाया है और उसको लेके क्या क्या घटनाएं हुई है उन सब के ऊपर हमने कल के क्लास के अंदर डिस्कस कर दिया है। सो अब हम लोग चले जाते हैं वर्ल्ड वॉर के इवेंट्स के अंदर। अब देखो इवेंट्स आपको पूछता नहीं है, सो वी विल नॉट गो इनटू द इवेंट्स एक्चुअली। हम लोग इनफैक्ट जो भी देखेंगे वो क्या देखेंगे साहब, वर्ल्ड वॉर के अंदर कौन कौन लोग इनफैक्ट घुसते हैं और किस तरह से वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई और कैसे कंक्लूड हो गया, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर क्यों शुरू हुआ, तो मैंने आपको बताने की कोशिश की कि इनफैक्ट जब हम लोग सबसे पहले देखते हैं उसमें 1 महीने का टाइम खत्म हुआ 28 जुलाई को। 28 जुलाई को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर अटैक किया। सर्बिया को हेल्प करने के लिए रशियंस आ गए, हमने ये पढ़ा था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब रशियंस ने हेल्प करनी शुरू की सर्बिया को, ओवर पीरियड ऑफ टाइम जर्मन्स ने अपने भाई ऑस्ट्रिया को मदद करने की शुरुआत कर दी और इस तरह से इनफैक्ट ये दोनों इकट्ठे हो गए। दोनों इकट्ठे हुए, जर्मनी ने उसके साथ साथ फ्रांस के ऊपर दूसरा फ्रंट खोल दिया। दूसरा फ्रंट वाया बेल्जियम था, उसको बचाव करने के लिए इंग्लैंड आ जाता है एंड वी फाइंड कि जर्मन्स का जो प्लान था जिसका नाम था श्लिफ-एन-पान, ये श्लिफ-एन-पान के तहत इन्होंने इनफैक्ट बेल्जियम की अपनी जो न्यूट्रलिटी है वो छीन ली और उसके कारण इश्यू क्रिएट होने की शुरुआत हो गई। ब्रिटेन ने युद्ध को डिक्लेयर कर दिया जर्मनी के सामने और पूरी तरह से खिचड़ी की शुरुआत हो गई। अब देखो खिचड़ी आगे चलती है, ये शुरू होती है 4 अगस्त से फुल फ्लेज वॉर के अंदर। 4 अगस्त से लेके करीबन 1918 के नवंबर महीने तक हम लोग देखते हैं 11 नवंबर तक इसका एंड होगा और इस दौरान आपके दो बड़े-बड़े इवेंट्स यहाँ पे हुए। पहला इवेंट जो होगा वो है आपका रशियन रिवॉल्यूशन, जहां पे रशिया की क्रांति हो जाती है इन द ईयर 1917 और दूसरा होगा अमेरिका का एंट्री, वो भी 1917 के अंदर ही होगा।
अमेरिका आता है करीबन मार्च अप्रैल या मई महीने तक आएगा, रशिया का जो रिवॉल्यूशन होगा वो अक्टूबर के आसपास होगा, ठीक है। सो वी फाइंड टू बिग इवेंट्स दैट विल बी टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर, ये जब टाइम हो रहा है आपके 1914 से लेकर 1918 के बीच में, तो इन दिस 4 years देयर वर मल्टीपल चेंजेस दैट वर टेकिंग प्लेस, और ये चेंजेस के अंदर आपके इतने सारे इवेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपके 4 और 5 अगस्त से इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होगी, ऑल आउट वॉर की शुरुआत होती है, सब एक दूसरे के ऊपर युद्ध डिक्लेयर कर देते हैं कि मैं तेरे को खचक कर दूंगा, मैं तेरे को खचक कर दूंगा, ठीक है। सब लोग अपनी गैंग बनाने की शुरुआत करते हैं, ठीक है। और ऑटोमन एम्पायर ने खुद के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया, क्यों? क्योंकि ऑटोमन एम्पायर की जितनी भी पुरानी कॉलोनीज हुआ करती थी वो सब लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रहे थे, तो ऑटोमन ने कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर युद्ध कर रहा हूँ, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो इससे हमको समझ में आता है कि क्या सिचुएशन हो गई थी उस दौरान। ऑस्ट्रिया डिक्लेयर्स वॉर ऑन सर्बिया, डिक्लेयर्स वॉर ऑन जर्मनी, डिक्लेयर्स वॉर ऑन फ्रांस, डिक्लेयर्स वॉर ऑन टर्की, डिक्लेयर्स वॉर ऑन रशिया, डिक्लेयर्स वॉर ऑन बल्गेरिया, डिक्लेयर्स वॉर ऑन ब्रिटेन, ठीक है। तो है ना, वॉर के अंदर वॉर के ऊपर वॉर है साहब, ठीक है। तो आप समझिए कि ये समझ में नहीं आ रहा था कि कौन किसके साथ खचाखची कर रहा है, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये तीसरा बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो गया था, और ये कंफ्यूजिंग सिचुएशन के परिणाम स्वरूप हमको यही देखने को मिला कि कौन किसके ऊपर युद्ध कर रहा है, पहले तो समझ में नहीं आ रहा था। एवरी कंट्री वर ट्राइंग टू रिमेंबर द अलाइज, वो अपने है ना गैंग इकट्ठी कर रहे हैं कि भाई क्या किसके साथ अभी है ना राडा हो गया, सब लड़कों को इकट्ठा करना है, मारामारी करना है, ठीक है। इस तरह से आपके वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है, और ये वर्ल्ड वॉर के द्वारा हमको फाइनली देखने को मिलता है कि बहुत सारे कंट्रीज बीच में आए, किस किस ब्रिटिश कॉलोनीज ने भी, भारत कॉलोनी हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, कनाडा हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, उन सब ने ब्रिटेन की तरफ से लड़ाई की थी। इनफैक्ट आपका जो इंडिया गेट है वो इंडिया गेट क्यों बना था? इंडिया गेट इसी के कारण तो बनाया गया था। द सोल्जर्स हु लेड देयर लाइफ इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उनको कॉमेमोरेट करने के लिए आपकी जो इंडिया गेट के अंदर वॉर मेमोरियल को क्रिएट किया गया था, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये सब सिचुएशन में हम लोग ये देखने को मिला कि पूरी तरह से जो पूरा वर्ल्ड वॉर है वो अब चेंज हो जाएगा। अब देखिए वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई, अब उसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, आई विल नॉट गो इनटू द इवेंट्स, क्योंकि आप कभी कभी किताबें देखोगे ना, तो ये जो फॉरेन ऑथर्स इवेंट जैसे नॉर्मन लॉवे को देखोगे, तो नॉर्मन लॉवे ने भर भर के इवेंट्स दिए हुए हैं। यूपीएससी कभी इवेंट्स पूछता नहीं, क्योंकि गिन के 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही एनालिटिकल क्वेश्चन आएंगे, हम लोग भी एनालिटिकली रहेंगे। अगर आपको इवेंट्स देखने हो तो नेट जियो की या डिस्कवरी चैनल की डॉक्यूमेंट्रीज आती है, हिस्ट्री चैनल की, आप किसी एक की डॉक्यूमेंट्री देखोगे वर्ल्ड वॉर के अंदर, तो आपको याद रहेगा कि इस दिन ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया। हमको ये देखना है कि डायनामिक्स कैसे बदलती है। अब देखिए इटली किसका ग्रुप का पार्ट था? इटली वाज इनिशियली पार्ट ऑफ द ट्रिपल अलायंस, हमने पढ़ा था इनफैक्ट ट्रिपल अलायंस के अंदर कि इटली, जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया वर द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने 1894 तक आते आते अपना अलायंसेस को स्ट्रॉन्ग कर दिया था। ये ट्रिपल अलायंस से इटली क्यों खिसक गया? व्हाई इटली लेफ्ट आउट, ठीक है। तो इटली के साथ ऐसा होता है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी, इटली ने इनफैक्ट पार्टिसिपेट नहीं किया था। इटली ने पार्टिसिपेशन के लिए मना कर दिया कि मैं अपनी सेना नहीं भेजूंगा, मैं अभी वेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होता है कि इटली जो है वो इटली के अंदर इनफैक्ट अब इशू क्रिएट होने की शुरुआत होती है। अब देखो इटली का जो राजा था, वो राजा के ऊपर काफी प्रेशर आ रहा था कि मुझे कुछ करना पड़ेगा अपनी पब्लिक को डाइवर्ट कराने के लिए, क्योंकि इटली में ना बेकारी का बहुत बड़ा इशू था। इटली में इनफैक्ट एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज चल रहे थे, बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे। तो इनफैक्ट इटली वांटेड टू कंट्रोल सम टेरिटरीज एट दैट टाइम इन द टर्किश एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर जो है वो ऑटोमन एम्पायर की उसको कुछ टेरिटरीज चाहिए थी, और ऑटोमन एम्पायर उस टाइम पे टूट रहा था। तो इटली का इनफैक्ट कॉन्टेक्ट होता है ब्रिटेन और फ्रांस के साथ, और ब्रिटेन और फ्रांस ने इटली को अश्योर किया कि अगर अगर तुम हमारे साइड में आते हो, तो वंस आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कम्स टू एंड, मतलब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होगा उसके बाद वी विल गिव यू सम काइंड ऑफ टेरिटरी। समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो इटली के साथ ये होता है कि इटली इनफैक्ट इन बिटवीन छोड़ जाता है ट्रिपल अलायंस को, और वो ट्रिपल एंटेटे के अंदर ज्वाइन करेगा। उसके पीछे का कारण ही ये है, उसके पीछे का कारण ही है, कारण ये है कि इटली ने इनिशियली वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाई, मैंने आपको बताया डब्ल्यू की पॉलिसी कहती है। 1915 तक आते आते इटली को लग रहा था इनफैक्ट कि वो डोमिनेट कर रहे हैं, कौन है? ब्रिटिश वाले लोग डोमिनेट कर रहे हैं। दे इटली आल्सो वांटेड सम काइंड ऑफ टेरिटरीज व्हिच आर इन द मेडिटेरेनियन सी। अगर आपको जानकारी होगी, ये जितने भी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो इंटरग्राम के ऊपर मेडिटेरेनियन सी के अंदर आए हुए हैं, और बहुत सारी टेरिटरीज जो टर्की का एम्पायर के रूप में हुआ करती थी, वो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट हुआ करती थी। और इसी के कारण इटली को एक लॉलीपॉप दिया गया बाय द ब्रिटिश एंड द फ्रांस, और ब्रिटिश और फ्रांस को बोला जाता है टू द इटालियंस कि भाई अगर आप हमारी हेल्प करोगे तो हम आपको पोस्ट वॉर, युद्ध के बाद बहुत सारी चीजें देंगे। अब देखो इटली है ना, मजाक मजाक के चक्कर में रजाक करने के लिए चला गया, भाई औकात नहीं थी, और इनफैक्ट युद्ध के अंदर पार्टिसिपेट करते हो 6 लाख से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। इनफैक्ट इटली के अंदर आर्थिक रूप से इतनी बड़ी बदहाली आ गई कि बात मत करो, और जब युद्ध खत्म हुआ तो उसको मिलता है ठेंगा। समझे कि नहीं समझे, है ना। तो इटली के साथ ये कंडीशन हो जाती है, और इटली इनफैक्ट एट टाइम्स उसका जो भी इनफैक्ट वेट एंड वॉच की पॉलिसी थी वो उसने मेंटेन की होती, तो शायद एक न्यूट्रल कंट्री के रूप में ज्यादा कुछ कमा पाता, रेदर देन पार्टिसिपेटिंग इनटू द वॉर, एंडिंग ऑन द विनिंग साइड बट स्टिल लूजिंग द वॉर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इटली अगर न्यूट्रल रहता तो ज्यादा ठीक था, ये पार्टिसिपेट करता है, विनिंग साइड के ऊपर आया, विनिंग साइड के ऊपर आने के बाद भी लूजर के रूप में उभर के आता है। समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीत के भी हार जाते हैं। इटली एक ऐसा कंट्री था जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लूजिंग साइड के ऊपर नहीं था पर विनिंग साइड के ऊपर था, बट उसको जो इनफैक्ट एडवांटेज मिलना चाहिए युद्ध के बाद, वो युद्ध के बाद उसको एडवांटेज नहीं मिलता है। और इसी के कारण इटली के साथ जो अन्याय हुआ था आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो इटली को जो लूजर का ठेंगा जो दिखाया गया था,
इसी के कारण इटली के अंदर जो रूलर आया जिसका नाम था बेनिटो मुसोलिनी, वो बेनिटो मुसोलिनी कहता है कि मैं इटली के साथ न्याय दिलाऊंगा, मैं इटली के साथ कोई भी अन्याय नहीं होने दूंगा, आप मुझे सत्ता के ऊपर बिठाइए, मैं इटली को फिर से ग्लोरीफुल डेज के ऊपर लेके आऊंगा और फिर से एक रोमन एम्पायर बनाने की कोशिश करूंगा। मतलब समझने की बात करो कि मुसोलिनी का इटली के अंदर पॉपुलर होना और फासिज्म नाम की जो विचारधारा है उसके द्वारा अपने पूरी की पूरी जो आइडियोलॉजिकल इनफैक्ट डॉक्ट्रिन्स को आगे बढ़ाना वो लाजमी था, क्योंकि इटली के साथ कुछ हुआ ही नहीं था और इटली को बहुत बड़ा अन्याय हो गया था। अगर इटली को न्याय मिल गया होता तो शायद फासिज्म भी नहीं उभर के आता। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो ये जो फासिज्म नाम की विचारधारा है, फासीवाद कहते हैं हम लोग, ये क्यों आया है? व्हाई द फासिस्ट फोर्सेस केम टू पावर? बिकॉज इटली के साथ अन्याय हुआ था। जब जब आपके साथ जब जस्टिस का इशू आएगा और न्याय का प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा तो कोई ना कोई बंदा हथियार हाथ में ले लेगा। समझे आप लोग? ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे अभी पेरिस पीस ट्रीटी के ऊपर इटली के साथ क्या हुआ और इटली यहाँ पे इस तरह से युद्ध के अंदर ज्वाइन करता है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? इतना पॉइंट समझ में आया आपको कि क्यों इटली ने पार्टिसिपेट किया? अब इटली का खेल यहाँ पे खत्म हुआ। इटली के बाद हम लोग देखते हैं अमेरिका। अब देखो अमेरिका भी यही कहानी थी। अमेरिका की भी इनिशियली पॉलिसी थी, वो थी वेट एंड वॉच की। एक्चुअली अमेरिका हमेशा एक ही पॉलिसी फॉलो करता है, वो है आइसोलेशनिज्म। क्या कहता है कि अमेरिका कहता है कि भाई मैं पूरी तरह से अपने आप को आइसोलेट ही रखूंगा। अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर भी आइसोलेट ही रहता है। एक्चुअली अमेरिका है ना बिजनेसमैनों का कंट्री है। उसकी खासियत ये है कि वो इनफैक्ट पूरे यूरोप को हथियार बेचा करता था उस टाइम के ऊपर, वेपन्स हथियार जो भी चाहिए था। एंड वन फाइन डे अमेरिका के कुछ नागरिक एक ब्रिटिश बोट के अंदर बैठे हुए थे। द बोट का नाम था जिसका नाम था लुस्टियाना। ठीक है, सो वी फाइंड देयर वाज अ बोट कॉल्ड एज लुजिटानिया, नॉट लुस्टियाना। लुजिटानिया करके एक बोट हुआ करती थी और ये बोट थी, ये ब्रिटिश बोट थी। इसको डुबा दिया था जर्मन सबमरीन्स ने। जर्मनी के जो सबमरीन्स हैं, सबमरीन कहां चलते हैं साहब? वो तो पानी के अंदर होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ना यहाँ से टॉर्पीडो मारा होगा, ठीक है, जर्मन सबमरीन ने, और उसके कारण ये बोट डूब जाती है। अब ये जो बोट डूब गई उसके अंदर करीबन 1300 लोग मारे गए। ज्यादा से ज्यादा लोग ब्रिटिश ओरिजिन के लोग थे। इसमें करीबन 125 के आसपास अमेरिकन भी हुआ करते थे। ठीक है, अब अमेरिकन को लग रहा था कि ये हमारे साथ गलत किया है जर्मन्स ने, क्योंकि जर्मन्स को पता होना चाहिए कि इसमें हमारे भी नागरिक है। समझे कि नहीं समझे? बिकॉज ऑफ ऑल दिस केसेस अमेरिका की सरकार के ऊपर प्रेशर बढ़ता है। अमेरिका की सरकार के ऊपर प्रेशर बढ़ा। वुड्रो विल्सन जो अमेरिका के उस टाइम पे तत्कालीन प्रेसिडेंट थे, वो कहते हैं मुझे कुछ करना पड़ेगा। एंड इन दिस सिचुएशन अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से इनफैक्ट पार्टिसिपेशन होने की शुरुआत होती है 1917 के अंदर। समझे आप लोग? ठीक है, सो वी फाइंड 1917 के अंदर हमको ये जो आपकी शुरुआत होगी और ये जो घटना होती है, ये घटना होने का पीछे का कारण आपको यही मिलेगा कि ये जो बोट है, ये बोट को डुबाया जाता है बाय द जर्मन बोट एंड द जर्मन सबमरीन, और उसके कारण इसकी ये इश्यू क्रिएट हो गया। ठीक है, सो ये तरह से हम लोग वर्ल्ड वॉर की बात करेंगे। वर्ल्ड वॉर बहुत ही भारी रहता है। ये वर्ल्ड वॉर 1917 के अंदर जब अमेरिका की एंट्री होगी, उसी साल पिछले कुछ महीनों के अंदर अक्टूबर महीने तक आते आते रशिया के अंदर बहुत बड़ी क्रांति लेता है। और ये क्रांति के परिणाम स्वरूप हमको देखने को मिला कि रशिया के वर्ल्ड वॉर के अंदर 17 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जाते हैं। बहुत बड़ी क्राइसिस हुई थी और उसका जो राजा था, राजा को पब्लिक ने कह दिया था कि चल बेटा पहली फुर्सत में निकल, तुम्हारा कोई काम नहीं है। इन दिस सिचुएशन अक्टूबर 1917 में रिवॉल्यूशन हुआ। ये रिवॉल्यूशन को हम लोग बोल्शेविक क्रांति के रूप में पहचानते हैं। और बोल्शेविक रिवॉल्यूशन का जो इमीडिएट रीजन था वो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ओनली। ठीक है, तो हम लोग कल के क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज द अल्टीमेट रीजन और आई वुड से द ट्रिगर पॉइंट बिहाइंड द रशियन रिवॉल्यूशन। रशिया के अंदर क्रांति हुई, उसके पीछे का कारण ये है क्योंकि 17 लाख से ज्यादा सबसे हाईएस्ट सोल्जर्स किसी के मरे थे तो रशियंस के मरे थे। वेरएस रशियंस का डायरेक्ट इंटरेस्ट भी नहीं था वॉर के अंदर, क्योंकि राजा इनफैक्ट अपना जिंगोइज्म चलाना चाहता था। तो राजा ने क्या किया, सैनिकों को आगे भेजते हुए पब्लिक को डाइवर्ट कराने की कोशिश की। और आपको तो पता ही है कि सैनिक की जो जान है कितनी इनफैक्ट है ना फुकट की आती है। हर एक प्रदेशों के अंदर यही खासियत रहती है साहब, है ना? गेटिंग माय पॉइंट? सो वी फाइंड कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर भी यही हुआ था और ये राजा ने इनफैक्ट 17 लाख से ज्यादा सैनिकों को शहीद करा दिया। पर रशियंस की पब्लिक नाराज हो गई, पब्लिक ने राजा को निकाल दिया, रशिया के अंदर क्रांति हो जाती है। क्रांति तो हो गई साहब, रशिया के अंदर मोनार्की हट जाती है, कम्युनिस्ट फोर्सेस पावर के ऊपर आए। एक साइड के ऊपर रशिया विड्रॉ करता है फर्स्ट वर्ल्ड से, दूसरी साइड के ऊपर 1918 तक आते आते फाइनली हमको देखने को मिला वर्ल्ड वॉर का एंड हो गया। वर्ल्ड वॉर का एंड शुरू होता है बाय द मंथ ऑफ द सितंबर एंड बाय द ईयर 11 नवंबर 1918, बाय द ईयर 11 नवंबर 1918 जर्मनी ने भी सरेंडर कर दिया। जर्मनी ने सरेंडर कर दिया, फाइनली आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंडिंग होता है। हमको इसके इवेंट्स के अंदर नहीं जाना है कि ग्रेट वॉर कौन सी बैटल हुई थी, बैटल ऑफ ट्रेनॉन, ये वो फला ढिमका, तो उसको नहीं जाएंगे। ये अक्टूबर रिवॉल्यूशन है, यही है बोल्शेविक क्रांति को ही अक्टूबर रिवॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है देवेंद्र, तो हम लोग पढ़ेंगे उसको, हम लोग कल के क्लास के अंदर। टुमारो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द अक्टूबर रिवॉल्यूशन एज वेल। तो आप समझिए अक्टूबर को या फिर बाद में ले लूंगा, शांति से ले लूंगा। चलिए ठीक है, तो मतलब लास्ट क्लास के अंदर कहीं पे कवर कर लेंगे, अभी वो थीम के ऊपर सेट कर रहा हूं मैं। चलिए, तो व्हाट इज हैपनिंग कि 1917 1918 तक आते आते आपका वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और यहां से ये प्रश्न होता है कि वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद क्या होगा। वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद क्या होगा, वर्ल्ड वॉर की इंपैक्ट क्या होगी। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फाइनली कंक्लूड होता है, जर्मन जो है वो सरेंडर करता है, जर्मनी का जो राजा है वो भाग जाएगा, ही विल बी रनिंग अवे
एंड जर्मनी के अंदर एक नई पार्टी, इनफैक्ट जो नई सरकार पावर के ऊपर आती है, वो एक नए कंट्री को बनाती है, दी वाइमार रिपब्लिक। वाइमार इज अ प्लेस इन जर्मनी, और वहां पे एक नई पार्लियामेंट की एस्टेब्लिशमेंट की जाती है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एसडीपी करके एक पार्टी पावर के ऊपर आएगी, जिसने इनफैक्ट ये युद्ध को कंक्लूड कराते हुए फाइनली जर्मनी को युद्ध के बाहर से निकाला, और यहाँ से ही इम्पैक्ट की शुरुआत हो जाएगी। समझे आप लोग? ठीक है, तो इस तरह से आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। अब यहाँ से दो प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। पहला आएगा, व्हाट इज द इम्पैक्ट और द आउटकम ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। दूसरा क्वेश्चन आपको यहां से पूछा जा सकता है, द सेकंड क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक इज दैट पोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद क्या होगा। ठीक है, तो ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारे लिए जो सिलेबस के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है रशियन रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो उसको मैं कराऊंगा, आपको शांति से करा दूंगा। ठीक है, ये आधे एक घंटे का ही टॉपिक है, हम लोग एग्जाम सेंटर रहेंगे तो इसको थीमेटिक वे के अंदर ले लेंगे कि भाई इसका इंपॉर्टेंस क्या था। तो कोल्ड वॉर से पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे, क्योंकि कोल्ड वॉर के बाद ये उसको पढ़ना जरूरी होता है। चलिए ठीक है, सो क्या हो रहा है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक ही घटना इंपॉर्टेंट है, और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी इंपैक्ट के अंदर भी हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, 1919 ऑनवर्ड से क्या हुआ, उसको हम लोग अभी थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे। पहले देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की इंपैक्ट क्या पड़ती है पूरे वर्ल्ड के ऊपर। ठीक है, तो इंपैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन द होल वर्ल्ड। अब देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब चालू था, इसकी इंपैक्ट क्या हुई थी इंडिया के ऊपर, व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड। तो आपको याद होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड, उसकी इंपैक्ट क्या होती है। भारत के अंदर दो बड़े बड़े आंदोलन हो गए, गदर आंदोलन और होम रूल आंदोलन। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था साहब? ये दोनों के दोनों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बैकग्राउंड में ही हो रहे हैं साहब। ठीक है, अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होगा, उसके बाद इंडिया के ऊपर इंपैक्ट क्या पड़ेगी। तो हमने देखा था कि इंडिया के ऊपर इंपैक्ट क्या पड़ती है साहब, व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड, इंडिया के ऊपर इंपैक्ट क्या पड़ेगी, आपका एनसीएम और खिलाफत का इशू आएगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस एग्जैक्टली, है ना। तो ये सब कुछ पॉइंट आपको यहाँ से मिलेगा। ऑल दिस पॉइंट्स आर रिलेटेड टू द आउटकम ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब हम लोग पहले थीमेटिकली देखेंगे, फिर इवेंट सेंट्रिक जाते हैं कि ये खिलाफत एनसीएम कैसे उभर के आया। क्योंकि खिलाफत और एनसीएम का जो मुद्दा है, ऑल दिस इशू इज रिलेटेड टू द ट्रीटी ऑफ सिवरेस। ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? ट्रीटी ऑफ सिवरेस के साथ है। ये ट्रीटी ऑफ सिवरेस टर्की के साथ की गई थी। दिस ट्रीटी वाज साइंड विद टर्की, और वो उसके लिए अभी थोड़ा अलग से इनफैक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, किस तरह से चीजें आगे चलती है। अब पहले समझते हैं कि सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और इसकी इंपैक्ट क्या होती है। ठीक है, तो ओवरऑल एक जनरलाइज पर्सपेक्टिव देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पॉलिटिकल। अब देखिए, जो लोग हार गए थे उनको मार पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी सब। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जो भी लूजिंग फोर्सेस थे उन सबकी मौत आ जाएगी। समझे कि नहीं समझे, है ना। तो जितने भी लूजिंग फोर्सेस थे उनको ये कोरा कागज दिया जाता है और कहा जाता है कि चल तू साइन कर रहे हैं। अरे बाबू, ये गाना सुनाई दिया, बोले तू साइन कर रहे भाई। ठीक है, सो वी सी कि अरे भैया, तो हिमेश रमेशिया भी आ गए हमारे यहाँ पे, है ना। चलिए ठीक है ना, हिमेश रमेशिया आए हुए साहब। चलिए, वाह क्या बात है ना। हेलो हुजूर, तेरा 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 खजूर भाई। हाँ, एक से एक ढांसू लोग बैठे होते भाई, है ना। सबके सब कीबोर्ड वॉरियर्स है। चलो, है ना। सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? हम लोग डिस्कस कर रहे थे द सोशियो इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल इंपैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर क्या इंपैक्ट होती है, किस तरह से इनफैक्ट चेंजेस आने की शुरुआत हुई, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का परिणाम क्या है उसके ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले पॉलिटिकल इंपैक्ट आती है। पॉलिटिकल इंपैक्ट की जब हम लोग बात करेंगे तो पॉलिटिकल इंपैक्ट में सबसे पहले फटका पड़ेगा जर्मनी को। समझे कि नहीं समझे? अब क्यों जर्मनी को फटका पड़ेगा? क्योंकि जर्मनी वाज ऑन द लूजिंग साइड, और शुरू किसने किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को? राजा ने शुरू किया था। इसने बहका दिया था सबको कि हम विकास करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। गेटिंग पॉइंट, है ना। तो ये सब सिचुएशन में हमको क्या देखने को मिला कि जर्मनी के अंदर मोनार्की का एंड हो गया। राजा भाग जाता है हॉलैंड के अंदर, और राजा भाग गया, जर्मनी में मोनार्की का एंड हुआ, तो जर्मनी बिकेम अ रिपब्लिक, एंड वहां पे एक नया गणतंत्र उभर के आया जिसका नाम है वाइमार रिपब्लिक। ठीक है, तो वाइमार इज अ प्लेस इन जर्मनी जहां पे एक नई इनफैक्ट गवर्नमेंट सिस्टम बन के आती है। ये वाइमार रिपब्लिक को आपने इनफैक्ट पढ़ा होगा कि जब फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जाता है, ये हमने यहां से लिया था ड्यूरिंग द इमरजेंसी। ठीक है, तो हमने जब इनफैक्ट फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो वाइमार रिपब्लिक से हमने काफी सारी चीजें बोरो की थी। उसमें फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन का एक पॉइंट को डिस्कस किया हुआ है ना। तो ये वही वाइमार है जहां पे जर्मनी का नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, और जर्मनी के जो राजा थे वो भाग जाते हैं। तो जर्मनी अब पूरी तरह से हार गया था, जर्मनी के लोग बैठे हुए थे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? दूसरा प्रश्न आएगा कि भाई अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन विद अदर कंट्रीज। तो ऑस्ट्रिया एंड हंगरी इनफैक्ट जो एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य लेके बैठा था वो टूट जाता है, और ऑस्ट्रिया हंगरी को भी बोला जाता है कि बेटा तुम भी बहुत चर्बी कर रहे थे, तुमको भी तोड़ा जाएगा। ठीक है, तो जर्मनी के साथ वर्साई की ट्रीटी की जाती है। अभी पढ़ते हैं हम लोग वर्साई की ट्रीटी क्या है। उसी तौर के ऊपर जब हम लोग ऑस्ट्रिया हंगरी की बात करेंगे तो इसके साथ ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मेन की जाती है। कौन सी ट्रीटी होती है? ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मेन। सेंट जर्मेन इज अ प्लेस नियर पेरिस ओनली, वहां पे भी इनको खचक कर दिया जाता है। उसी तौर के ऊपर ऑटोमन एम्पायर की बात करेंगे तो इसके साथ ट्रीटी होती है ट्रीटी ऑफ सिवरेस, सिवरेस की संधि। ये सिवरेस भी आपकी पेरिस के बाहर की एक सबब मिलेगा, यहाँ पे भी इनफैक्ट ये संधि के द्वारा ऑटोमन एम्पायर को तोड़ने की कोशिश की गई। एंड फाइनली वी सी द रशियन एम्पायर। रशिया जीत चुका था लड़ाई को, पर रशिया के अंदर बहुत खराब कंडीशंस हो गई थी बिकॉज ऑफ द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। बोल्शेविक रिवॉल्यूशन होने के कारण राजा का साम्राज्य टूट गया। एंड फाइनली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कहा जाता है कि जो इंपीरियलिस्ट जो फोर्सेस थे, जो ओल्ड मोनार्की फोर्सेस थे, उसको तोड़ दिया। ठीक है, तो राजाशाही का अंत कहीं युद्ध से आया है तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से आएगा। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि द ओल्ड मोनार्कियल फोर्सेस, जो पुराने विश्व के अंदर जो राजाशाही की ताकत हुआ करती थी, जो फ्रांस की क्रांति
मोनार्की से टूटना शुरू हुआ है। 1789 का फ्रांस रिवॉल्यूशन जो है, उसने इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड के अंदर मोनार्की को तोड़ने की शुरुआत की थी। उसने फाइनली, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करेंगे, तो बचे खुचे जो मोनार्की की बहुत बड़ी ताकतें थी, उसके ऊपर भी फाइनल नेल के रूप में काम किया है, कॉफिन के ऊपर, ठीक है। तो ऑल ओवर दी वर्ल्ड जितने भी मोनार्की के फोर्सेस थे, उनकी ताबूत के ऊपर इनफैक्ट जो किला मारने का काम किया था, वो किसने किया था साहब? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने किया था। गेटिंग माय पॉइंट है ना? तो बहुत सारे मोनार्की टूट जाते हैं, रशिया की क्रांति होती है, और जब राजाशाही टूटेगी तो बहुत सारे कंट्रीज में नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन होने की शुरुआत हो जाएगी। सो वी फाइंड कि ऑस्ट्रिया हंगरी टूटने के बाद इसके अंदर से और छोटे मोटे चिंटू पिंटू कंट्रीज बनेंगे। ऑटोमन एम्पायर टूटने के बाद इसके अंदर से भी कंट्रीज बनने की शुरुआत होगी। खैर, ये सब कंट्रीज को इंडिपेंडेंट नहीं रखा जाता है। ब्रिटेन और फ्रांस कहते हैं कि भाई हम तो अभी जिंदा है, हम लोग इनको अभी अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो वी फाइंड द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच विल बी ट्राइंग टू कंट्रोल द वर्ल्ड पावर आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड। और आपका जो बैलेंस ऑफ पावर है, बैलेंस ऑफ पावर समझ में आता है, सी 100 के अंदर जनरली होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 100 किलो के वजन वाला इंसान को बिठा दिया जाए, और यहाँ पे अगर आपने इनफैक्ट 50 किलो के इंसान को बिठाया हुआ है, तो क्या होगा? बैलेंस ऑफ पावर इस साइड झुक जाएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी बैलेंस ऑफ पावर जो है वो इस साइड काफी झुकना शुरू हो गया था। ब्रिटेन और फ्रांस ने पूरी तरह से पॉलिटिकल दबदबा अपना क्रिएट कर दिया था, ठीक है। तो पॉलिटिकल इंपैक्ट आपकी बहुत सारी जगहों के ऊपर होगी। बड़े बड़े एम्पायर टूटने की शुरुआत होगी। जैसे टर्की का एम्पायर है, सीरिया और लेबनान फ्रांस को दे दिया जाता है। इराक जो है वो ब्रिटेन को दे दिया जाता है। अभी मैं पढ़ाता हूँ, लीग ऑफ नेशंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके सिवा अगर आप देख रहे हो, दिस इज दी हंगरीन एम्पायर, जो ऑस्ट्रिया और हंगरी का एम्पायर था, उसमें ऑस्ट्रिया और हंगरी को भी तोड़ दिया गया और कहा गया कि तुम अलग हो जाओगे, आज के बाद तुम इकट्ठा नहीं होगे। जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच में कोई भी प्रकार की ट्रीटी नहीं होगी, वो भी इनफैक्ट डिसाइड कर दिया गया। ऑस्ट्रिया के अंदर से ही एक और नया कंट्री बनता है, जेकोस्लोवाकिया, ठीक है। तो वी फाइंड जेकोस्लोवाकिया, ये भी कंट्री के रूप में बना गया। तो ये सब चीजों से हमको समझ में आता है कि व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड, देयर वाज डिसइंटीग्रेशन ऑफ ह्यूज एम्पायर्स। और डिसइंटीग्रेशन जब होता है तो एक नया इवेंट हम लोग पढ़ते हैं, वो क्या कहते हैं? रीड्रॉल ऑफ बाउंड्रीज। हमने जब रीड्रॉल ऑफ बाउंड्रीज को प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा था, तो मैंने बताया था कि ये बहुत डायनामिक टॉपिक है। ये इतना डायनामिक टॉपिक है कि इवन इन द 21st सेंचुरी इट इज स्टिल गोइंग ऑन। जैसे इंडिया चाइना के बीच में चल रहा है, इंडिया नेपाल के बीच में चल रहा है कि नहीं चल रहा है साहब? ठीक है, काला पानी का इशू हो गया, ठीक है। इंडिया चाइना के बीच में तो बात ही मत करो, अब तो टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट हो गया है ना, अब बाउंड्री का तो कॉन्फ्लिक्ट रहा नहीं है। खैर, सो व्हाट वी सी कि बहुत सारी चीजें आपको इसके अंदर से मिलेगी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद काफी बड़ा चेंजेस लाने की शुरुआत करेगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही अमेरिका एक सुपर पावर के रूप में उभर के आया, और ये अमेरिका उसके बाद इनफैक्ट 1920 से लेके 1929 तक तो धुआं धुआं करेगा। 1929 के अंदर अमेरिका एक बहुत बड़े विपदा के अंदर फंस जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है। सो हम लोग पढ़ेंगे इसके ऊपर, थोड़ा बहुत आपको डिस्कस कराऊंगा कि व्हाट वाज द ग्रेट डिप्रेशन ऑल अबाउट, और किस तरह से ग्रेट डिप्रेशन ने अमेरिका की कमर तोड़ दी। इंक्लूडिंग हमको ये भी देखने को मिला कि जापान जैसा कंट्री अब एड़ा बन के पेड़ा खाएगा, और मिलिटरिज्म का नारा देते हुए सेना का आधार के ऊपर अपने आप को डेवलप कराएगा। वर्ल्ड के लीडर्स ये भी डिसाइड करते हैं कि भाई आज के बाद ये कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई नहीं करेंगे, और जो भी मैटर होगा वो पीसफुली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 1920 के अंदर हमको लीग ऑफ नेशंस नाम की एक बॉडी मिलेगी, जिसको जिनेवा के अंदर एस्टेब्लिश कराया गया था। खैर, ये लीग ऑफ नेशंस करीबन 15 साल तक ही जिंदा रहता है। 1935 तक आते आते इसका मृत्यु भी हो जाएगा। वी ऑल्सो फाइंड कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के द्वारा ही आईएलओ जैसा ऑर्गेनाइजेशन बना, जिसने लेबर को लेकर काफी बड़ा रिफॉर्म्स करने की कोशिश की, और दुनिया को एक नए दिशा दिखाने की कोशिश की जाएगी। 1919 वाज द ईयर जब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है। ये वो संस्था थी जिसने वर्ल्ड के अंदर लेबर मूवमेंट्स के लिए इनफैक्ट एक अपने राइट्स को रखने की शुरुआत की। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने पूरी तरह से पूरी वर्ल्ड को बदला, और लड़ाई करने की एक नई नई टेक्निक लोगों को दी, खास करके ट्रेंच वॉरफेयर। ट्रेंच वॉरफेयर पता है कि नहीं पता आपको? है ना? तो बॉर्डर पिक्चर आपने देखा ही होगा साहब, ठीक है। तो जो भी सैनिक होता है गड्ढे में रह के गोली मारेगा यहाँ पे, ठीक है। सो जो भी सामने वाला इंसान है वो बाहर से आएगा और ठाई ठाई करके उसको गोली लग जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट है ना? सो वी फाइंड ट्रेंच वॉरफेयर आपको मिल जाएगा, इंक्लूडिंग नेवल फोर्सेस का काफी बड़ी मात्रा के अंदर आपका उपयोग हुआ, सबमरीन्स का हुआ, अटैक शिप का हुआ। ये सबमरीन्स को यू बोट कहा गया था, जर्मन जो है उन्होंने इसको यू बोट के रूप में डेवलप किया था। एयर वॉरफेयर की भी शुरुआत हो जाती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ही, याद रखेगा। पर ये इनफैक्ट आपके रफाल जैसे प्लेन्स नहीं हुआ करते थे। ज्यादातर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर हमको लॉजिस्टिक्स और रिकॉनेंस के लिए प्लेन मिलेंगे। रिकॉनेंस समझ में आता है आपको? ठीक है। तो आपकी जो रेकी करनी होती है, ऊपर से आपको जो फोटोग्राफी करनी होती है, उस टाइम पे ड्रोन नहीं हुआ करते थे। और इंक्लूडिंग अगर आपको सोल्जर्स को पैराड्रॉप करना है, पैराड्रॉप पता है कि नहीं पता आपने? आपने अभी इंडियन आर्मी का वीडियो देखा होगा साहब, ठीक है। तो लद्दाख के अंदर हाई एल्टीट्यूड इनफैक्ट पैराड्रॉपिंग कर रहे थे और यूं स्वैग के साथ उतर रहे साहब। और वो आपने दूसरा एक वीडियो देखा होगा जहां पे बेचारे सोल्जर्स पैराड्रॉप कर रहे हैं, पर प्लेन के अंदर ही 2-4 बार गिर जाते हैं लटक लटक के। गेटिंग माय पॉइंट है ना? तो वो अलग ही सिचुएशन है साहब। ये पैराड्रॉपिंग आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर ट्रायल बेसिस के ऊपर मिलेगा। सेकंड वर्ल्ड वॉर में तो अमेरिका ने नहीं करके अपने 3 लाख से ज्यादा सोल्जर्स को पैराड्रॉप किया था, ठीक है। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में आपका फिर एयरक्राफ्ट का यूज भी ज्यादा बढ़ जाएगा, पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में थोड़ा बहुत एयर वॉरफेयर का भी उपयोग हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड रिकॉनेसेंस फोटोग्राफी, ठीक है। तो ऊपर से जो एरियल फोटोग्राफी थी उन सब के लिए भी यूज किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पूरी तरह से दुनिया को राजकीय रूप से बदलने की कोशिश की। अरे भाई, आज तो हिमेश आया है, अब जेठालाल भी आ गया है, एक से एक ढांचू लोग। अरे भाई, बबीता को लेके आया कि नहीं आया साहब? आप कुछ भी बोलो साहब। और जेठा, बबीता को लेके आया कि नहीं आया तू भाई? हाँ ठीक है
है ना। चलिए ओके, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। हाँ, वो जेठा आता है तो मुझे दया भाभी तो याद आते नहीं, बबीता ही याद आते रहते। चलिए ठीक है, तोबा तोबा। चलो क्या बात कर रहे थे हम लोग। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करेंगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंतर्गत बहुत सारे इवेंट्स हुए, और इवेंट्स का परिणाम स्वरूप हमको देखने को मिला कि इसकी राजकीय इंपैक्ट बहुत होती है। अब देखिए, एक तो थी राजकीय इंपैक्ट, अब यहाँ से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने दुनिया को एक डेमोक्रेसी के रूप में लेके गया, यस, नेशन स्टेट्स के रूप में डेवलप किया, और जब नेशन स्टेट्स बनेंगे तो डेमोक्रेसी की शुरुआत हो जाएगी यूरोप के अंदर, ठीक है। तो जो नेशनलिज्म नाम की फिलॉसफी है उसको भी कैसे पॉपुलर किया जाता है आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एक तो ये कारण हुआ। दूसरा, इसके अंदर के जो इवेंट्स है, जो अलग अलग ट्रीटी से उसको समझाता हूँ कि कैसे चेंजेस होते हैं, उसको पेरिस के ऊपर अभी आता हूं मैं। इसके सिवा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ओवरऑल जो थीमेटिक आउटकम है वो है आर्थिक है। अब देखिए, युद्ध होता है तो टाइम बिंग वॉर इकोनॉमी का बहुत बड़ा ग्रोथ होगा, होगा कि नहीं होगा सब। तो इनिशियली व्हेन द वॉर स्टार्टेड तो वॉर इकोनॉमी बहुत बूम के ऊपर चलती है, मतलब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का तो बहुत बड़ा बूम आ चुका था। बट जैसे युद्ध खत्म हुआ उसके बाद क्या करोगे साहब, टाइट फिश गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना। तो व्हाट वी फाइंड कि ड्यूरिंग द वॉर आपकी जो वॉर इकोनॉमी है काफी अच्छी तरह से चली। और जब हम लोग इनफैक्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करेंगे तो इनिशियली वॉर इकोनॉमी चलती है, बट हम लोग जब वॉर इकोनॉमी को छोड़ दे तो उसकी तौर के ऊपर जब उसको हम लोग भूल जाते हैं या उसको हम लोग निगेट करते हैं, तो हमको देखने को मिलता है पूरी तरह से पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ठीक है। टाउन्स एंड सिटीज को डिस्ट्रॉय किया गया, इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, करीबन $400 बिलियन के आसपास का लॉस था। ये आज की तारीख में इंडिया के पास फॉरेक्स रिजर्व है उतने के आसपास का ही लॉस आपको दिख रहा है, और आज से 100 साल पहले की बात कर रहा हूँ, गेटिंग अ पॉइंट, है ना। तो इंडिया के पास आज की तारीख में 400 सवा 400 बिलियन डॉलर के आसपास का फॉरेक्स रिजर्व के आसपास बोला जाता है साहब, उतने के आसपास ही इनफैक्ट आपका पूरा लॉस था। और ये तो कैलकुलेटेड है, कुछ कुछ लॉस ऐसा होगा जो जो नॉन कैलकुलेटेड होता है, आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि पूरी की पूरी सिटीज डिस्ट्रॉय हो गए, पूरी तरह से गांव डिस्ट्रॉय हो गए, विलेजेस डिस्ट्रॉय हो गए, कुछ बचा नहीं था साहब, ठीक है। सो वी सी कि देयर वाज अ शैटरिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, पूरी तरह से आपकी वर्ल्ड इकोनॉमी को तोड़ा जाता है। और इसी के कारण एलसीएफ टर्नर कहते हैं कि इट वाज नोन एज अ ट्रेजेडी ऑफ मिसकैलकुलेशन। क्या कहते हैं साहब, ठीक है। तो ये एक ऐसी घटना है जिसने पूरी तरह से मिसकैलकुलेशंस को जन्म दिया। क्यों मिसकैलकुलेशंस, क्योंकि इनफैक्ट ये लड़ाई थी आपकी ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच में, इसमें बड़े को क्यों बीच में आना था। इसके लिए तो लोगों ने कहा है साहब, ठीक है, बड़े बुजुर्ग कह के गए कि जब बच्चे झगड़ते हैं तो घर वालों को बीच में इंटरफियर नहीं करना चाहिए साहब, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया और सर्बिया का इंटरनल मैटर था, थोड़े दिनों में निपट जाता, उसको प्रेशर करके दोनों को शांत करा दिया जाता। बट ये क्या हुआ कि सबको उस टाइम पे अपना ईगो इन्फ्लेट करना था। आज की तारीख में दुनिया में ऐसा है कि अगर इंडिया और चाइना कहीं कंफ्लिक्ट के ऊपर भी आएंगे तो अमेरिका बीच में आ जाएगा आखिर के अंदर, क्योंकि अमेरिका को पता है कि वॉर विल नॉट बी डेट्रीमेंटल फॉर द अमेरिकन इकोनॉमी इन स्पाइट ऑफ इंडिया एंड चाइना फाइटिंग इन देयर ओन फ्रंटियर्स, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये कहानी क्या है कि आज वर्ल्ड पावर्स इकट्ठे हो जाएंगे क्योंकि सबके अपने इंटरेस्ट यहाँ पे अंदर अंदर इंटरवीन है। इंटरवीन का मतलब है सब लोग इतनी घड़ी कॉम्प्लेक्सिटी में आ चुके हैं कि ये लोग इनफैक्ट युद्ध करने ही नहीं देंगे, ये कितनी भी बड़ी सिचुएशन हो जाए। 2001 के अंदर इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर जब अटैक होता है तो वाजपेयी जी ने कहा था कि अब आर पार की जवाब देने की शुरुआत करनी पड़ेगी। इंडिया ने अपने आर्मी के फोर्सेस को मोबिलाइज कर दिया था, ऑपरेशन पराक्रम की मैं बात कर रहा हूं। करीबन 7 लाख के आसपास फोर्सेस इंडिया की बॉर्डर्स के ऊपर पहुंच गए थे, बीएसएफ को रिकॉल कराया गया था। अमेरिका ने कहा कि भाई तुम एक स्टेप आगे नहीं जाओगे, फाइनली हमको सॉल्यूशन लाते हुए वापस विड्रॉ करना पड़ेगा। तो आप समझिए कि आज ये सिचुएशन हो गई है कि ग्लोबल पावर्स कोई भी कंडीशन में आ जाए वो एक हद से ज्यादा एस्केलेट नहीं करने देंगे। उस दौरान ऐसा हुआ कि सबको ग्लोबल पावर के रूप में एस्टैब्लिश करना था और ट्रस्ट फैक्टर भी नहीं था, और इतना वो क्या कि वो ईगो भी उनके ज्यादा इन्फ्लेट हो गया था, ठीक है। तो ये सब सिचुएशन के अंदर आपकी ट्रेजेडी हो गई और उसके कारण आपको बहुत मार पड़ता है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने हमको सिखाया है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमको ये कहता है कि भाई दूसरी बार ये मत करिएगा वरना बहुत मार पड़ेगी। इनफैक्ट When we see the war economy, तो war economy के दौरान आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बहुत फायदा मिला। इनफैक्ट इंडिया के अंदर टिस्को नाम की एक कंपनी है, आपने नाम सुना होगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इसने ब्रिटिश एंटरप्राइजेस को बहुत मदद किया, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को बहुत मदद किया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को लेके, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज तबाह हो गई थी, हमारा बहुत फायदा हो गया। बट बाकी सारे सेक्टर्स का क्या हालत होता था साहब, ठीक है। तो वी सी ऑल द अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी क्लोज डाउन, एंड दिस वाज वन ऑफ द रीजंस कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो 1919 की मैं भारत की बात करता हूँ तो इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही पीक के ऊपर था, जैसे आज की तारीख में भी है ना साहब। तो वैसा ही आपको बेरोजगारी का दर मिलेगा और बहुत भारी मात्रा के अंदर आपको अनएम्प्लॉयमेंट मिलता है। ये सब सिचुएशन से कारण इनफैक्ट आपका खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जैसे होने की शक्यता हो जाएगी, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना। इसके सिवा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने पूरी दुनिया को बताया कि अब जो प्रोडक्शन सेंटर रहा है वो यूरोप नहीं रहा है। क्यों नहीं रहा है, क्योंकि पहले यूरोप यूज्ड टू प्रोड्यूस द वर्ल्ड नीड्स, पूरी पूरी दुनिया का जो भी प्रोडक्शन होता था वो यूरोप से होता था, और यूरोप यूज्ड टू एक्सपोर्ट टू एशिया एंड अफ्रीका। पर जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो इसका परिणाम हमको ये देखने को मिला कि यूरोप के पास कोई इंडस्ट्रीज ही नहीं बची है कि कुछ प्रोड्यूस कर पाए, सब तो धुआं धुआं कर दिया। अमेरिका और जापान ने फिर यूरोप को सप्लाई करना शुरू किया। सो वी फाइंड अमेरिका एंड जापान बिकेम द टू पायनियर कंट्रीज इनफैक्ट हु स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और इस तरह से हमको ये देखने को मिला कि जब अमेरिका इनफैक्ट पावर के ऊपर आता है तो अमेरिका ने पूरे वर्ल्ड के अंदर लाइजे फेयर का कंसेप्ट को फैलाया। क्या कहा कि फ्री मार्केट कर दो, बॉर्डर्स को खोल दो। इनफैक्ट हम लोग अभी वुडरो विल्सन को पढ़ते हैं,
वुड्रो विल्सन बहुत ही क्लियर कट कहते हैं कि मैं तो चाहता हूं कि बॉर्डर को खोल दी जाए पूरे वर्ल्ड की, और इनफैक्ट बॉर्डर्स हटा दी जाए, सो दैट हम लोग ग्लोबलाइज्ड हो पाए। जितना ग्लोबलाइज्ड होंगे उतना फायदा किसको होगा साहब? अमेरिका को ही होगा, ठीक है। दुखी आत्मा आया हुआ है साहब, ठीक है। क्या एक से एक लोग आते हैं वही रात को, है ना। हाँ, क्या क्या मतलब जेठालाल आता है, हिमेश रमेशिया आता है साहब, है ना। तो अभी दुखी आत्मा आया हुआ है, गेटिंग अ पॉइंट। चलिए, हाँ, क्या मतलब मेरा ध्यान गया है इसके लिए, बाकी और कोई आके चला गया होगा मुझे पता नहीं होगा। इससे एक चीज समझ में आती है कि कितने नॉन सीरियस लोग यहाँ पे आते हैं साहब, ठीक है। यू कैन इमेजिन कि कितने इनफैक्ट नॉन सीरियस रायता फैलाने वाले लोग आते हैं साहब। क्योंकि जब और इसमें भी आपने पैसा भर के आए होंगे, ऐसे तो आए नहीं होंगे आप। यू माइट स्पेंड 40,000 रुपीज, 50,000 रुपीज, एटलीस्ट 3-4 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया होगा तो भी 18-20 हजार रुपए भर के आया होगा। उसके बावजूद भी आपके अंदर सीरियसनेस नहीं है। तो अपने बाबूजी का और अपना खुद का पैसा अगर आप उड़ा रहे हो, तो आप थोड़ा अकल ठिकाना लेके आइए और थोड़ा पढ़िए साहब, है ना। गेटिंग माय पॉइंट। चलिए, तो व्हाट वी सी, दुखी हो गए साहब, है ना। तो हमको क्या देखने को मिला? हमको यही देखने को मिलता है कि जो इनफैक्ट लाइजा फेयर का कंसेप्ट है, लाइजा फेयर का कंसेप्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। अब देखो, जापान स्पेक्टेटर के रूप में किया था, उसके 2-3 कारण थे। जापान वेट एंड वॉच की पॉलिसी को फॉलो किया, और उसका ब्रिटेन के साथ एक अलायंस था, और फार ईस्ट के अंदर ये वॉर नहीं पहुंचा था। फार ईस्ट के अंदर का मतलब क्या होता है कि जो ईस्टर्न वर्ल्ड है आपका, जो साउथ ईस्ट एशिया के बाहर वाला रीजन है, वहां पे वॉर उतना पहुंचा नहीं था। तो जापान देख रहा है कि मैं जानबूझ के उंगली क्यों करूं किसको। और ये वो पीरियड था जब जापान का मिलिटराइजेशन का पीरियड था। दिस वाज द पीरियड ऑफ द मिलिट्री राइज ऑफ जापान। और जापान खुद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में बिजी था। हमने पढ़ा था जापानीज इंडस्ट्रियल मॉडल जो 1880s के बाद पीक के ऊपर जा रहा था। तो जापान वाज स्टिल रीपिंग द बेनिफिट्स ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ दैट इट वाज टेकिंग प्लेस, है ना। तो जापान इनफैक्ट वो देख रहा है कि भाई करने दो उनको, जो भी करना है करने दो भाई, अपने अपना काम कर देंगे, है ना। तो कुछ कुछ लोग होते हैं कि जो एड़ा बन के पेड़ा खाते हैं, कोई भी खराब सिचुएशन होगी वो चुपचाप बैठेंगे। अभी आई सॉ वीडियो इन सम सोशल मीडिया, जहां पे एक बार के अंदर लड़ाई हो रही है, मतलब एक कहीं पे पब था या कुछ ऐसी लोकेशन थी, कोई क्लब टाइप जगह थी, वहां इनफैक्ट लड़ाई हो रही है, और एक बंदा शांति से इनफैक्ट ग्लास उठाए पी रहा है, अपना चखना खा रहा है, लोग मारा काटी कर रहे हैं, खचा खची कर रहे हैं। मैंने बोला देखो, ये ऐसी आपको इनफैक्ट है ना फोकस चाहिए जीवन के अंदर साहब। उसको पड़ी नहीं थी कि दुनिया क्या करे साहब, मैं मेरा ड्रिंक पीऊंगा, शांति से मजे करूंगा। जापान भी उनमें से एक था साहब, ठीक है। जापान भी उन्हीं में से एक था कि जहां जापान देख रहा है कि वो मारा काटी हो रही है, बोले होने दो, ठीक है, अपना अपना काम करते रहेंगे। और उसको क्या, ब्रिटेन की हेल्प थी ऑलरेडी, उसके साथ ट्रीटी हुआ करता था। दूसरा क्या है कि जापान की स्टोरी ये है कि जापान ने रशिया को ऑलरेडी हंपा दिया था। तो वी हैव डिस्कस कि जापान ने 1905 के अंदर रशिया को बराबर का पीटा भी था। तो ये सब सिचुएशन में जापान अपना एक है ना, एक फॉर्मिडेबल फोर्स उसने एस्टैब्लिश कर दी थी। और जापान इसके लिए कहता है कि भाई हमको डायरेक्टली वॉर के अंदर इंटरफियर नहीं करना है। आखिर के अंदर हमको वर्ल्ड वॉर का जो इकोनॉमिक इंपैक्ट ये मिला कि पूरा यूरोप क्राइसिस के अंदर चला जाता है, और इतनी खराब तरह से क्राइसिस आई कि बात मत करिए। इनफैक्ट जो जो कंट्रीज उधार लिए हुए थे सब उठ गए। और जब कंट्रीज फेल होते हैं तो उनकी बैंक फेल हो जाती है, बैंक फेल होती है तो करेंसी भी फेल हो जाती है। पूरी तरह से आपका है ना सत्यानाश हो जाएगा। अमेरिका की जब हम लोग बात करते हैं तो मार्क करके उनकी करेंसी हुआ करती थी, जर्मन मार्क। अमेरिका कहाँ, जर्मन की मार्क हुआ करती थी। जर्मन मार्क की हम लोग बात करेंगे तो एक टाइम के ऊपर इनफैक्ट 300 मार्क इक्वल्स टू $1 का कन्वर्जन था। उसके बाद एक साल के अंदर 50,000 मार्क इक्वल टू $1 का कन्वर्जन हो गया। मतलब आप समझने की कोशिश करो कि दिस वाज द मार्क टू यूएस डॉलर कन्वर्जन रेशियो व्हिच वाज बीइंग अप्लाइड इन द जर्मनी इन द 1920s। इतना हाइपर इन्फ्लेशन हो गया था। क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर हुआ, व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस, जर्मनी ने अपनी नोट्स को बहुत प्रिंट कराया। जर्मनी ने इतना नोट्स को प्रिंट कराया, इतना नोट्स को प्रिंट कराया कि बात मत करो। और इतना सारा एक्सेस मनी सप्लाई क्रिएट किया गया, एक्सेस मनी सप्लाई क्रिएट किया गया। उसके बाद तो फिर बात ही मत करो, ठीक है। तो लोग एक ब्रेड का टुकड़ा भी लेने जाएंगे तो इनफैक्ट उनको है ना गाड़ी का डिक्की भर के लेके जाना पड़ता था। और जर्मन मार्क की तो कंडीशन ये हो गई थी कि बच्चे पतंग उड़ाया करते थे। द चिल्ड्रन यूज्ड टू टेक द जर्मन करेंसी एंड दे यूज्ड टू फ्लाई काइट आउट ऑफ देमसेल्व्स, ठीक है। इस तरह से खेला करते थे। इनफैक्ट लोगों के लिए लकड़ा लेना बहुत मुश्किल हो गया था सर्दियों के अंदर। तो लोग क्या करते थे कि अगर हमको हमारे घर के अंदर हीटर चालू करना है तो लकड़ा लेने जाएंगे तो महंगा पड़ेगा, घर में जो पैसा पड़ा है उसको जला देते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो यू कैन इमेजिन कि आपके बिलियन मार्क की इनफैक्ट नोट्स पब्लिश होती थी साहब, जेन बिलियन मार्क। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो यू कैन इमेजिन कि कितना $10 बिलियन है ना, 10 बिलियन मार्क। और इस तरह से आपकी सिचुएशन हो गई थी साहब, ठीक है। तो आप जब वॉर को क्रिएट करते हो तो आप समझिए कि ये बंदा ब्रेड लेने जा रहा है, ब्रेड लेने के लिए उसको इतने सारे पैसे देने पड़ेंगे, इतनी खराब सिचुएशन हो जाती है साहब, ठीक है। तो हम लोग जब वॉर को सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे लोग जिंगोइज्म में चले जाते हैं कि आर पार की लड़ाई कर देंगे, भागी ना किस, तोड़ी ना किस, भुक्को करी ना किस। तो उनको इतिहास गवा देगा और उनको ये बताएगा कि देखो बेटा क्या हालत हो जाती है जब आप युद्ध को सपोर्ट करोगे साहब, ठीक है। तो सब बिलियनर तो बन जाएंगे पर किसी की वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि करेंसी की जो वैल्यू है वो वैल्यू आपकी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है साहब, ठीक है। इंडिया की करेंसी की वैल्यू ऑलरेडी इनफैक्ट डिस्ट्रॉय की हुई है, आपको पता ही है, ठीक है। 70 रुपीज के ऊपर चला गया है, 75 रुपए के आसपास आपका डॉलर जा रहा है साहब, ठीक है। तो ये है ना 100 रुपीज के ऊपर पहुंच जाएगा अगर ऐसा का ऐसा रहा। अगर आप और भी इनफैक्ट जिंगोइज्म की तरफ लेके जाके गवर्नमेंट को पुश कर दोगे कि नहीं युद्ध करना ही है, युद्ध करना ही है, तो फिर ये सिचुएशन हो जाएगी। गेटिंग अपॉइंट, है ना। तो ये सब सिचुएशन आपको मिलेगी साहब। ये सब सिचुएशन से हमको समझ में आता है कि कितना खराब तरह का हाइपर इन्फ्लेशन एक टाइम के ऊपर जर्मनी में हो गया था। तो इकोनॉमिकली ये लोग को बहुत नुकसान हुआ। लास्ट
लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो नुकसान होता है किसका होता है साहब? सोशल नुकसान होगा। और सोशल नुकसान आपको युद्ध का क्या होता है साहब? इंसान मरता है कि नहीं मरता है साहब, ठीक है? यूरोप के अंदर एक फैमिली ऐसी नहीं थी जिसके घर से कोई मरा नहीं था। नॉट अ सिंगल फैमिली वाज देयर इन द सेंट्रल यूरोप एंड द वेस्टर्न यूरोप जहां मिनिमम एक बंदा तो मरा ही था। देयर वाज मिनिमम वन पर्सन हु पास्ड अवे इन द वॉर। व्हाई? बिकॉज़ इनफैक्ट जो युद्ध हुआ था बहुत ही घातकी हुआ था। द वॉर वाज वेरी ब्लडी एट दैट पॉइंट। 1 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए, ये तो ऑफिशियल आंकड़ा है, इससे भी ज्यादा मारे गए होंगे, ठीक है? सबसे ज्यादा रशिया और जर्मनी को फटका पड़ा। यू कैन इमेजिन, ठीक है, व्हाट इज द सिचुएशन। तो वी सी कि रशियंस एंड द जर्मन्स उनको सबसे ज्यादा फटका पड़ता है। और ये सिचुएशन में हमको ये देखने को मिला कि बहुत लोग मारे जाते हैं। और आप समझिए कि आपका जो प्रोडक्टिव एज का जो पॉपुलेशन था, प्रोडक्टिव एज का जो पॉपुलेशन है, मेल पॉपुलेशन है, वो मारा जाता है। क्यों? क्योंकि युद्ध कौन करने जाएगा साहब? 15 से लेके 45 इयर्स की एज ग्रुप वाले ही जाएंगे। अब इनकी विकेट चली गई है, ये मेरा एक पाँव नकली है, ऑपरेशन के बाद मैं चल नहीं पाऊंगा, ये सब सिचुएशन हो गई थी साहब। तो ठीक है, तो व्हाट वी सी कि आपके यूरोप के अंदर एक ऐसी सिचुएशन हो गई कि आपका जो यूथ पॉपुलेशन है उसकी मृत्यु हो गई। बचे कुछ लोग थे, कौन थे साहब? वो थे बीवी, आपकी उनकी बीवियां हुआ करती थी, बच्चे हुआ करते थे, बूढ़े लोग हुआ करते थे। गेटिंग माय पॉइंट है ना? तो पूरा तरह से फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फैमिली डिस्ट्रॉय हुआ तो इनडायरेक्टली इट वाज अ ब्लेसिंग फॉर द वुमेन कम्युनिटी। आपने देखा होगा कि डेमोग्राफिक चेंज होने की शुरुआत होती है और इनडायरेक्टली एक डिस्गाइज वे के अंदर वुमेन के लिए फायदा हुआ, क्योंकि वुमेन जब आगे आएगी और इनफैक्ट उनका एम्पावरमेंट की फेज की शुरुआत होगी। अब जो एम्पावर होती है तो अपने राइट्स के भी डिमांड करेगी, और राइट्स के डिमांड के परिणाम स्वरूप 1920 के अंदर वुमेन को पहली बार न्यूजीलैंड के अंदर वोटिंग राइट्स देने की शुरुआत होती है। समझे आप लोग, ठीक है? सो वी फाइंड कि मल्टीपल वुमेन मेंबर्स स्टार्टेड कमिंग आउट, दे स्टार्टेड सपोर्टिंग द फैमिली, और वो एम्पावर होती है। फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर होता है। समझ में आ रहा है आपको? फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर मतलब स्त्रियां आगे आके, घर के बाहर आके अब कामकाज संभाल रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, आपकी इनफैक्ट हिस्ट्री को बदल रहा है। तो वर्ल्ड वॉर के अंदर हमको, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हमको यही देखने को मिला कि फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर्स की शुरुआत हो गई। बहुत सारी वुमेन मेंबर्स जो है अब एम्पावर होगी, पॉलिटिकली राइट गेन करेगी, इकोनॉमिक राइट गेन करेगी, सोशली की समाज को आगे लेके जाएगी। पर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट वर्ल्ड वॉर ने क्रिएट किया। वो क्या था कि लोगों ने प्रश्न पूछना शुरू किया। और क्या प्रश्न पूछा कि आर वी रियली सिविलाइज्ड? हम लोग क्या सभ्य है? ये बुक बहुत ही पॉपुलर होती है, जिसे हम लोग कहते हैं द डीके ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। एक्चुअली 90% से ज्यादा यूरोप जो है उस टाइम पे डिप्रेशन में चला गया था। और ये डिप्रेशन फाइनेंशियल डिप्रेशन तो था ही, इट वाज मोर ऑफ अ मेंटल डिप्रेशन एज वेल, ठीक है? क्योंकि लोग तंग हो चुके थे युद्ध के कारण, लोग पागल हो चुके थे लिटरली कि क्या हो रहा है। और हम लोग इनफैक्ट पूरी दुनिया को सिविलाइजेशन का नारा देके चल रहे थे, व्हाइट मैन्स बर्डन लेके चल रहे थे। और आज ऐसी सिचुएशन हो गई है कि जहां हम लोग ने हमारे भाइयों को काट कूट दिया है। तो ये सिचुएशन के अंदर हमको यही देखने को मिला कि यूरोप के अंदर बहुत सारे लोग थे जो इंटेलेक्चुअल लोग थे। ये इंटेलेक्चुअल लोगों ने इनफैक्ट प्रश्न किया कि क्या हम सभ्य है कि नहीं है? क्यों हम लोग एक दूसरे को मार रहे हैं? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? क्यों एक कंट्री दूसरे कंट्री का खून पीने के ऊपर लगा है? गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सब सिचुएशन में इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी का ग्रोथ हुआ। बट ये इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी की पूरी बोलती बंद कर दी जाती है बाय नासिज्म एंड फासिज्म। और फासिज्म एंड नासिज्म कहता है कि बेटा तुम इंटेलेक्चुअल क्रांति करते रहना, फिर से ब्रिटेन और फ्रांस हमारा हक लेके चले जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो वी सी कि नासिज्म एंड फासिज्म हमेशा एंटी इंटेलेक्चुअल रहे हैं। नासीवाद और फासीवाद कभी भी इंटेलेक्चुअल को मदद नहीं करेंगे। इनफैक्ट आज की तारीख में भी आप समझिए कि जो लोग इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं उनको मेजोरिटी सपोर्ट नहीं करती है। आप यूपीएससी की एग्जाम जब दे रहे हो तो आप इंटेलेक्चुअल क्लास से अभी कन्वर्ट हो चुके हो। बट व्हेन यू विल बी टॉकिंग लाइक एन इंटेलेक्चुअल, द मेजोरिटी पीपल विल नॉट सपोर्ट विथ योर व्यूज, क्योंकि उनको लगेगा कि आया बड़ा कलेक्टर बनने का आया है, ठीक है? तो अभी तक तुम बने नहीं हो कलेक्टर, तो तुम्हारे व्यूज को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जब कलेक्टर बन जाओगे फिर तुम्हारे व्यूज को एक्सेप्ट किया जाएगा, वो चाहे कितना भी रिडिकुलस हो, पर उनको लगेगा कि नहीं, कलेक्टर बाबू ने कहा है, सही कहा है। गेटिंग माय पॉइंट है ना? तो वी फाइंड कि इंटेलेक्चुअल क्रांति हो रही थी यूरोप के अंदर, और इंटेलेक्चुअल क्रांति को दबा दिया जाता है बाय द नासिज्म एंड द फासिज्म। गेटिंग माय पॉइंट है ना? तो ये सब सिचुएशन में हम देखते हैं कि यूरोप में जो सिविलाइजेशनल क्राइसिस उभर के आए थे उसका सॉल्यूशन आ सकता था बाय द इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी, एंड इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी वुड हैव ड्रिवन द यूरोप इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। और शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ ना जाती दुनिया, पर दुनिया को मेजोरिटी ने चलाया है, ना कि इंटेलेक्चुअल्स ने, ठीक है? गेटिंग माय पॉइंट है ना? इंटेलेक्चुअल लोग चलाते तो भाई इनफैक्ट क्रांति भी होने की शक्यता बहुत बड़ी मात्रा में आपको नहीं मिलेगी, ब्लडशेड भी नहीं मिलेगा, पावर ट्रांजिशन भी हो जाएगा, बहुत सारी चीजें चलती है साहब। पर इंटेलेक्चुअल का तो जमाना तभी भी नहीं था, आज भी नहीं है साहब, आज है इंटेलेक्चुअल्स का जमाना। आप गलती से इंटेलेक्चुअल बातें तो कर दो साहब, आपको पाकिस्तान का वीजा लग जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट है ना? तो व्हाट वी फाइंड कि ये जो सिचुएशन हो गई है साहब, ये सिचुएशन के अंदर यूरोप के अंदर सिविलाइजेशनल क्राइसिस हुए। एक राइट अच्छा हुआ, वो है आपका वुमेन एम्पावरमेंट। यूरोप का रिकंस्ट्रक्शन होता है। ये यूरोप के रिकंस्ट्रक्शन में अमेरिका ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो अमेरिका अपना मार्शल प्लान और आदि इत्यादि प्लान लेके आएगा, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, और किस तरह से अमेरिका एक नई दिशा दिलाने की कोशिश करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी फाइंड कि लोग इनफैक्ट इतने मेंटली हताश हो चुके थे, तो उनको इनफैक्ट ये हताशा से बाहर लाने के लिए जब इंटेलेक्चुअल लोग थोड़ी बहुत एथिकल बातें कर रहे थे तो कॉमन मैन को जम नहीं रहा था। कॉमन मैन इतना नाराज था अपने जीवन से, कॉमन मैन को लग रहा था कि हमारे जीवन में हाय दैया अब कुछ बचा ही नहीं है। तब कॉमन मैन को एक नेता मिलता है, और नेता क्या कहता है कि मैं अपना देश फिर से ग्रेट बना दूंगा,
मैं हमारे अपना जो पावर है उसको रिवाइव कर दूंगा, मैं फिर से हमने अपने कंट्री को महान बना दूंगा, आप मुझे सपोर्ट करो और देखो मैं हमारी पूरी दुनिया के अंदर डंका बजा दूंगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो डिसइल्यूजमेंट क्रिएट होती है, लोगों के अंदर जो लाइफ और हैप्पीनेस का जो कंसेप्ट था वो चला गया था, वो इतने नाराज थे, वो पूरी तरह से जीवन से बर्बाद होने का मतलब वो विचार रख रहे थे। तब इनफैक्ट उनको एक लीडर मिलता है और लीडर कहता है कि तुम्हारी स्माइल मैं वापस लेके आऊंगा, खाली आप मुझे सपोर्ट करिए। और इनफैक्ट लीडर ने जो क्या बोला है वो कॉमन मैन ने रेशनली नहीं सोचा है, क्योंकि कॉमन मैन इंटेलेक्चुअल है नहीं, उसके अंदर रैशनल थॉट सब खत्म हो चुके थे, उसको लग रहा था कि मेरा नेता जो बोल रहा है वो सही है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऑलमोस्ट पूरा यूरोप दुखी आत्मा बन चुका था। अभी हमारे क्लास में आया हुआ है ना साहब, ठीक है? तो उनमें से कोई लगता है, चलिए ठीक है। सो वी फाइंड जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का हुआ घटना, उसके बाद दुखी आत्मा पूरा यूरोप बन चुका था एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रिजल्टेड इनटू द डिसइल्यूजनमेंट। इनफैक्ट लोगों का भगवान के ऊपर भी विश्वास उठ जाता है, और भगवान के ऊपर जब विश्वास उठ जाता है तो उसके बाद क्या होता है, कम्युनिज्म का भी काफी फैला होगा, ठीक है? सो वी फाइंड द कम्युनिज्म which talked about the atheist perspective in the religion, वो भी आपका ग्रोथ होने की शुरुआत हो जाएगी, समझे आप लोग, है ना? तो ये सब सिचुएशन में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का आपका आउटकम रहा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, उसके बाद अब क्या इवेंट्स होते हैं उसको थोड़ा बहुत समझते हैं और यही डिस्कशन को आगे कंटिन्यू कराते हैं, ठीक है? तो आपको इतना पॉइंट समझ में आ गया कि क्या हो गया है और किस तरह से चेंजेस हुए हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के। हमने एक ओवरऑल मैक्रो ओवरव्यू लिया है, एक थीमेटिक ओवरव्यू लिया है। अब ये सब पॉइंट्स के ऊपर 4-4 10-10 घंटा डिस्कशन कर सकते हैं, बट एग्जाम में आएगा नहीं तो हम लोग ज्यादा नहीं जा रहे हैं, ठीक है? तो पूछा तो आपको यही जाएगा कि भाई इंपैक्ट क्या रही है। आपको एक बार पूछा था पिछले साल, पिछले से पिछले साल में, कि क्या आपको लगता है कि जर्मनी इज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द 2 वर्ल्ड वॉर्स? गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो बहुत ही इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो अगर आपको क्वेश्चन भी जब यहाँ से आता है तो हम क्यों डेढ़ छाने बने, है ना? तो वी शुड नॉट बिकम डेढ़ छाना, हाँ, वी शुड बिकम ओनली छाना। समझ में आया कि नहीं आपको? ठीक है, तो हम लोग खाली छाना बन के आगे चले जाएंगे, हमको डेढ़ छाना नहीं होने का। यूपीएससी नहीं पूछता है तो हमको वहां पे जाना भी नहीं चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए आगे चलते हैं एंड लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक। जस्ट अ सेकंड, मैं उसको थोड़ा बहुत इसमें कन्वर्ट कर देता हूँ और मुझे इसको वो पीडीएफ में कर देना है, उसके बाद फिर से लाता हूँ मैं। ग्रेट डिप्रेशन इकोनॉमिक इंपैक्ट में ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख सके, उसके पीछे का कारण मैं बताता हूँ। ग्रेट डिप्रेशन 1929 में हुआ और एक्चुअली अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तो इकोनॉमिक ग्रोथ सेंटर के रूप में आया। एक्चुअली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने पूरी दुनिया को दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया था, हैव और हैव नॉट। अमेरिका के अंदर भी हैव और हैव नॉट का कंसेप्ट देखने को मिलेगा। तो अमेरिका के अंदर ग्रेट डिप्रेशन है, वो वर्ल्ड वॉर्स के कारण नहीं, पर मैं कहूंगा कैपिटलिज्म के कारण ज्यादा हुआ है, ठीक है? वो कैपिटलिज्म का जो इनहेरेंट वीकनेसेस है ना, उसके कारण हुआ है। गेटिंग अ पॉइंट? तो हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेट डिप्रेशन को, हम लोग उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, आप चिंता मत करिए, विल बी डिस्कसिंग ऑन दैट पॉइंट। और उसको कंसेप्चुअली मैं आपको समझाऊंगा कि क्या क्यों किस तरह से ग्रेट डिप्रेशन का इशू होता है। अब यहाँ से हम लोग सबसे सेकंड लास्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, दैट इज नोन एज द वर्ल्ड बिटवीन द ईयर 1919 टू 1939। 1919 से लेके 1939 तक, 1919 से लेके 1939 तक आपकी जो दुनिया है वो कैसे चली, आपकी जो दुनिया है उसमें कैसे प्रगति होती है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब होता है? 1939 में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1914 के अंदर। 1919 से लेकर 1939 जो था वो ब्रेक का पीरियड था। और मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड वॉर एक ही है, पर उसको दो ग्रुप के अंदर बांट दिया गया है बाय द हिस्टोरियंस, या आई वुड से द राइटर्स एंड द विक्टर्स, जो भी विक्ट्री फोर्सेस थे उन्होंने लिखा है इतिहास को, इसके लिए अपने हिसाब से डिवाइड किया है। बट अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं आपको जरूर से कहूंगा कि भाई ये सिचुएशन आपकी वर्ल्ड वॉर्स के अंदर इनफैक्ट कंटिन्यूएशन की ही रहेगी। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? वो तो सीखना है जर्मनी से। दो दो युद्ध झेलने के बाद और इतनी बेइज्जती झेलने के बाद भी आप इनफैक्ट दुनिया के टॉप 10 इकोनॉमीज के अंदर हो, पूरा यूरोप को चलाते हो। पूरा यूरोजोन जो करेंसी है वो जर्मनी ही चलाता है। जर्मनी इज द कंट्री विच इज रनिंग द होल यूरोप। वो यूरो उसी के कारण चलता है साहब, जर्मनी ने सबको पकड़ के रखा है साहब। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो ये सीखना है जर्मन से कि कैसे आप इतनी बेइज्जती झेलने के बाद, इतना ह्यूमिलिएशन झेलने के बाद आपका बंटवारा करा दिया था कि आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर 1989 में तो जर्मन यूनिफिकेशन हुआ। बर्लिन जाओगे, बर्लिन की आपको वॉल दिखती है साहब। ये सब सिचुएशन के बावजूद भी इनफैक्ट जर्मनी फिर से नंबर 1 है ना? तो जर्मनी की स्टोरी सीखने लायक है, और जर्मनी कैसे अपने आप को रिवाइव करता है, किस तरह से रिवाइव करता है, वो भी सीखने लायक है साहब, है ना? जर्मनी में कोई जोकर कभी भी उसका प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। वो यूक्रेन यूक्रेन सब जगह हो गया, अमेरिका हो गया, यहाँ हो गया, वहां कितना वो पीएचडी किया हुआ है साहब एंजेला मर्कल ने। इंटेलेक्चुअल पब्लिक है पहले से साहब, क्योंकि उनको पता चल गया है कि एक बार जोकर को पावर दिया था भाई, हालत खराब हो गई थी हमारे कंट्री की। गेटिंग माय पॉइंट? सो नाउ द जर्मन्स हैव रियलाइज्ड कि भाई हम अब की कोई जोकर को नहीं देना सकता, है ना? समझे कि नहीं समझे साहब, है ना? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी आपको मिलेगी साहब जर्मन्स की। तो जर्मन्स आफ्टर द वर्ल्ड वॉर हैव रियलाइज्ड कि भाई ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता दे जो समाज को एक दिशा दिखा पाए और क्रांति की तरफ ना लेके जाए या जला ना दे, है ना? गेटिंग माय पॉइंट? चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होता है और वर्ल्ड वॉर के बाद क्या इवेंट्स होते हैं, क्या क्या घटनाएं होती है। अब वर्ल्ड वॉर के बीच के
आपका जो सिचुएशन था उसको समझते हैं, द वर्ल्ड बिटवीन द ईयर 1919 टू 1939 क्या घटनाएं होती है, उन सबको भी एक एक करके समझेंगे, ठीक है। अब देखिए ये 1919 से 1939 का एक मैक्रो व्यू पॉइंट आपको समझा रहा हो और आपको यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या क्या दुनिया में हुआ था, ठीक है। और इसको भी हम लोग क्या करेंगे, मैपिंग के दृष्टिकोण से देखेंगे और मैपिंग के पर्सपेक्टिव से समझेंगे कि क्या क्या दुनिया में इवेंट्स हो रहे थे इन बिटवीन दिस पीरियड, है ना। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द मैप पर्सपेक्टिव कि व्हाट इवेंट्स वर टेकिंग प्लेस बिटवीन द ईयर 1919 टू 1939, है ना। तो एक एक करके अभी आपको समझाता हूं। अब देखिए वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके बाद जब शुरू होती है चर्चा, तो चर्चा आपकी शुरू होगी कहां से साहब, पेरिस के अंदर से शुरू होगी, ठीक है। सो वी फाइंड पेरिस जो है, ये पेरिस के अंदर इन्होंने एक शांति मंत्रणा की थी। देयर वाज अ मीटिंग दैट वाज अ प्लेस कॉल्ड एज पेरिस, और पेरिस के अंदर एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसका नाम है पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो 1919 से लेकर 1920 तक मल्टीपल मीटिंग्स के परिणामवश, मल्टीपल मीटिंग्स एंड इवेंट्स, उसके आउटकम में मल्टीपल ट्रीटीज होती है। ये ट्रीटीज में वर्साई की ट्रीटी, सीवरेस की ट्रीटी, सेंट जर्मन की ट्रीटी आदि इत्यादि ट्रीटी करने के बाद पेरिस के अंदर इनफैक्ट हमको ये देखने को मिल रहा है कि जो भी लूजिंग फोर्सेस हुआ करते थे, मतलब ऐसी ताकतें जो इनफैक्ट युद्ध हार चुकी थी, उन सबको एक कोरे पेपर के ऊपर साइन करवाया जाता है और उनको बोला जाता है कि चलो भाई इनफैक्ट है ना, तुम युद्ध हार चुके हो, अब तुम्हारी कोई पिपूड़ी बजेगी नहीं, तुम्हारी कोई पिपूड़ी नहीं बजेगी, मतलब ये है कि अब हम तुमको बोलेंगे वैसा तुमको करना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये पेरिस पीस ट्रीटी के रूप में पहचानते हैं, दिस इज नोन एज द पेरिस पीस ट्रीटी और द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। ये पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में आपकी 3 से 4 बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होती है। इनमें से सबसे पहली इंपॉर्टेंट जो इवेंट हम लोग देखते हैं वो कौन सी है, वो है आपकी वर्साई की ट्रीटी। वर्साई इज द सेम प्लेस जहां पे इनफैक्ट डिस्कशन हुई थी, किसके बीच में डिस्कशन हुई थी, पेरिस के अंदर ही, अगर आपको याद होगा। तो वर्साई इज द सेम प्लेस जहां पे आपका जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ था, याद आया कि नहीं है आपको, ठीक है। सो वी फाइंड द प्लेस वर्साई इज द मेन प्लेस जहां पे इनफैक्ट जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ था। और इसके लिए जर्मनी जब इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर हार जाता है, तो जर्मनी के राजा लोग को और जर्मनी की इनफैक्ट जो भी एम्बेसडर थे विल्हेम वाले, उनको कहा जाता है कि तुमको यहाँ पे साइन करना पड़ेगा। उसी तौर के ऊपर टर्की, उसी तौर के ऊपर आपका ऑस्ट्रिया के साथ आपकी ट्रीटी हो गई। अमेरिका का जो प्रेसिडेंट था वुड्रो विल्सन, वो भी आएगा और उसने अपने 14 पॉइंट्स के फॉर्मूला को प्रपोज किया। 1920 के बाद वर्ल्ड के लीडर के रूप में अमेरिका उभर के आएगा। बट अमेरिका को 1929 तक आते आते हमको ये देखने को मिला कि डिप्रेशन के अंदर जाना पड़ा। अमेरिका वेंट इनटू द ग्रेट डिप्रेशन इन द ईयर 1929। गेटिंग अ पॉइंट। तो वी फाइंड मल्टीपल इवेंट्स इसी साइड के ऊपर। जब पेरिस की ट्रीटी के अंदर आपकी वर्साई की ट्रीटी जर्मनी के साथ की जाएगी, तो जर्मनी के लोग बहुत सारे नाराज हो जाते हैं और इसके कारण जर्मनी के अंदर क्या होता है, नासिज्म की शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। सो वी फाइंड द नासिज्म इमर्जिंग इन जर्मनी। जर्मनी के अंदर आपके नासीवाद का एक बहुत बड़ा उद्भव होने की शुरुआत होगी। सॉरी, जर्मनी यहाँ पे आया है, ठीक है। जर्मनी के अंदर नासिज्म के उभरने की शुरुआत होगी। उसी तौर के ऊपर इटली के अंदर फांसीवाद के उभरने की शुरुआत होगी। इन इटली वी फाइंड द राइज ऑफ द फासिज्म एंड साइमल्टेनियसली इन जापान वी फाइंड द मुसोलिनी, आई वुड से द मिलिट्री पावर विल बी कमिंग एंड मिलिटरिज्म के रूप में जापान भी कहेगा कि भाई हमारा भी एक अलग से राष्ट्रवाद है ना। तो ये तीनों के तीनों फोर्सेस है, ये उभर के आएंगे। अब प्रश्न ये होता है कि भाई जापान जो है, जापान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर किसके फेवर में था, जापान इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज इन फेवर ऑफ द ब्रिटिश। ये जापान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इनफैक्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर में किसके तरफ चला जाता है, जर्मनी की तरफ चला जाएगा। इससे एक चीज समझ में आती है, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड देयर आर नो परमानेंट एनिमीज इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड डिप्लोमेसी। समझ में आया कि नहीं आया। अगर आप कोई एक इंसान को मान लेते हो कि ये मेरा जिगरी है, ये मेरा चड्डी बड़ी है, ये मेरा लंगोटिया यार है, तो भाई साहब वो आपका नाड़ा ढीला करके चला जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। नेवर कंसीडर एनी पर्सन एज अ चड्डी बड़ी और द लंगोटिया यार। वो आपका इनफैक्ट एक टेम्पररी मैं कहूंगा कि एक कलीग के रूप में आप कंसीडर करोगे। उससे ज्यादा आपको है ना, कुछ ज्यादा उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने ज्यादा ट्रस्ट किया 2-4 साल के बाद वो इनफैक्ट ना पूरी गाड़ी को घुमा देगा। गेटिंग अ पॉइंट, है ना। तो ये सिचुएशन में आपकी बहुत सारी घटनाएं हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही लीग ऑफ नेशन की स्थापना की जाती है। 1919 में इसकी स्थापना होती है और जिनेवा नाम का जो कंट्री है वहां स्विट्जरलैंड के अंदर इसकी स्थापना होगी। पर ये लीग ऑफ नेशन 1934-1935 तक आते आते डिक्लाइन में जाएगा। और इस दौरान वर्ल्ड के अंदर एक और घटना जो होगी, वो है कम्युनिस्ट पार्टी का ग्रोथ होना चाइना के अंदर। चाइना में क्या हुआ था तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, और किस तरह से केएमटी करके जो पॉलिटिकल फोर्स थी चाइना के अंदर, वो डिक्लाइन में जाती है और सीसीपी करके जो पार्टी है वो पावर के ऊपर आएगी, द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। इन सब सिचुएशन में पूरा वर्ल्ड यहाँ से आगे से पीछे गया और दुनिया कहां से कहां पहुंच जाएंगे उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। कंटेम्प्रेरी टाइम के ऊपर इंडियन नेशनल मूवमेंट बहुत अच्छे से चल रहा था, क्योंकि ये वो दौर था जब गांधी धुआं धुआं कर रहे थे, क्रांतिकारी भी अपना धुआं धुआं कर रहे थे, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको थीमेटिकली समझ में आया कि वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ। अब एक एक करके इसके अंदर से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आज पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको देखेंगे कि पेरिस के अंदर क्या होता है,
और पेरिस के अंदर क्या होता है, उसके बाद वुड्रो विल्सन के फॉर्मूला भी यहाँ पे ही आते हैं, लीग ऑफ नेशन की स्थापना जो है वो भी यहाँ पे होगी। इन सब को पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे, और समय मिला तो नासिज्म और फासिज्म के ऊपर भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर देंगे। गेटिंग माय पॉइंट है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान देयर वर लिमिटेड पार्टिसिपेशन, नॉट मच ऑफ द पार्टिसिपेट फ्रॉम द चाइनीज साइड। चाइनीज साइड सेकंड वर्ल्ड वॉर में ज्यादा एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। सो वी सी कि आपका जो नासिज्म और फासिज्म जो है उसके अंदर काफी बड़ा इंपैक्ट होने की शुरुआत होगी, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी इतनी सारी घटनाएं होने की शुरुआत होगी। अब देखिए एक एक करके आपको समझाता हूँ कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या हुआ, और फिर से इवेंट सेंट्रिक चले जाते हैं। आपका जब वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, जर्मनी सरेंडर किया, जर्मनी का राजा था वो भाग गया, कहां भाग गया, हॉलैंड के अंदर भाग गया। पब्लिक नाराज थी, पब्लिक इनफैक्ट कब से बोल रही थी कि राजा को लटका दो। जर्मनी के जो नए स्थापना करता है उन्होंने एक नया कंट्री बनाया और का नाम क्या दिया, वाइमार रिपब्लिक। कहा कि अब ये प्रजा क्या कंट्री है, दिस इज अ रिपब्लिक व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड एट अ प्लेस कॉल्ड एज वाइमार। ये वाइमार के रिप्रेजेंटेटिव्स को पेरिस के अंदर बुलाया गया, और क्या बोला गया कि चलो तुमने युद्ध किया था, तुमको हमारे साथ डिस्कशन करने के लिए आना पड़ेगा। अब पेरिस के अंदर वाइमार के रिप्रेजेंटेटिव्स तो आए, इसके सिवा जो भी विनिंग फोर्सेस थे, विनिंग फोर्सेस का मतलब क्या है कि जो जो युद्ध जीत चुके थे वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, और इन सब ने अब डिस्कशन करना शुरू किया। विनिंग फोर्सेस वाले एक कमरे में बैठते थे, और कमरे का जो वेटिंग रूम था उसके बाहर छोटी छोटी कुर्सियां लगाई होती थी। ये कुर्सियों के अंदर आपके जो लूजिंग फोर्सेस के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको बिठाया जाता था, थोड़ा ग्रिल किया जाता था, और अंदर ये लोग बातें करते थे, चीयर्स करते रहते थे कि उसका क्या करना है। गेटिंग माय पॉइंट है ना, आया हुआ है मुंह उठा के, बड़ा युद्ध करने आया था। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो वी फाइंड कि इन सब के अंदर में आपकी चर्चा होती है पेरिस के अंदर, और पेरिस के अंदर जब चर्चा हुई तो 4 लोग इकट्ठे हुए। फिर से जूम कर देता हूं क्योंकि जूम का ऑप्शन दिया हुआ है, और कल एक महाशय ने हमको सिखाया था कि सर जूम यूज कीजिए तो ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। तो जॉर्ज क्लेमेंसो करके फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर था वो आता है, वुड्रो विल्सन अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे वो आएंगे, डेविड लॉयड जॉर्ज जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, इनफैक्ट ये वही इंसान है जिसने आईसीएस के लिए स्टील फ्रेम नाम के शब्द का उल्लेख किया था इंडिया के अंदर, याद आया कि नहीं है आपको, तो हमने पढ़ा था। एंड आपके विक्टोरियो ऑरलैंडो हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इटली वो भी आता है यहाँ पे, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली वो भी आएगा, ठीक है। तो वी फाइंड ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए एंड इटली, ये चारों के चारों आपके यहाँ पे आएंगे, और इनफैक्ट ये लोग ने आके अब डिस्कशन करने की शुरुआत करेंगे, ठीक है। उसमें आपका वुड्रो विल्सन है, वो वुड्रो विल्सन सबसे पहले लीड लेता है, और वुड्रो विल्सन कहता है कि देखो जो बीत गई सो बात गई, अब इनफैक्ट है ना हम लोग मगजमारी नहीं करते हैं, हम लोग इनफैक्ट यहाँ पे सेटल करेंगे। रशिया पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि रशिया ने वॉर को ही इन बिटवीन छोड़ दिया था। रशिया 1917 में वॉर से विड्रॉ कर देता है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, और इसके कारण रशिया ये पीस कॉन्फ्रेंस के अंदर इनवाइटेड ही नहीं था, क्योंकि रशिया के अंदर कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हो चुका था। ये जितने भी कंट्रीज है ये सबके सब कैपिटलिस्ट फोर्सेस हुआ करते थे, समझ में आया कि नहीं आया आपको, ठीक है। सो बिकॉज ऑल दिस कंट्रीज वर द कैपिटलिस्ट फोर्सेस, रशिया में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हो चुका था, तो रशिया में जो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ था तो वो तो इन लोग को पसंद नहीं आया था, इसके लिए रशिया को तो बुलाया भी नहीं गया था, ठीक है। कुछ कुछ लोग होते हैं जिनको इन्वाइट भी नहीं किया जाता। आपने बॉलीवुड के बहुत सारे मूवीज देखे होंगे, तो मूवीज के अंदर एक दो पात्र ऐसा होगा जो पूरी मूवी का जान बचा के रखा होगा, पर जब मूवी को रिलीज किया जाएगा तो उसके प्रीमियर के अंदर, उसके अवार्ड के अंदर इसको इसका नाम भी नहीं लिखा जाता साहब, ठीक है। तो रशिया भी ऐसा ही था जिसने सबसे ज्यादा सोल्जर्स को कंट्रीब्यूट किया था, 17 लाख से ज्यादा सैनिक उसके मारे गए थे, उसके बावजूद भी इनफैक्ट रशिया को इनवाइट नहीं किया गया था, जस्ट बिकॉज वो कम्युनिज्म की तरफ चला गया था, ठीक है। बिकॉज रशिया वेंट टू कम्युनिज्म, इट वाज नॉट इनवाइटेड। ये चारों के चारों इकट्ठे हुए, वुड्रो विल्सन ने कहा कि भाई देखिए अब युद्ध खत्म हो चुका है, मैं अपना एक प्लान देता हूं आपको, ठीक है। तो वुड्रो विल्सन ने क्या कहा, मेरे पास एक प्लान रहने का, गेटिंग अ पॉइंट और नॉट, है ना। तो वुड्रो विल्सन कहता है कि मेरे पास एक प्लान रहने का, उसने अपना प्लान दिया। वुड्रो विल्सन के प्लान के सामने ब्रिटेन का भी अपना एक प्लान रहने का, इटली का भी अपना एक प्लान रहने का, और फ्रांस का तो प्लान बान कुछ नहीं था। फ्रांस ने तो बहुत ही क्लियर कट कहा था कि पापा का, दादा का, भाई का, बहन का, सबका बदला लेगा तेरा क्लेमेंचू है। गेटिंग माय पॉइंट है ना, क्योंकि क्लेमेंचू को तो सबसे ज्यादा गुस्सा उसी बात का था कि ये वही जर्मन से जिन्होंने हमको धुआं धुआं किया था 1870 के अंदर, ये वही जर्मन से जिसने अल्सस और लॉरेन हमसे छीन लिया था, ये वही जर्मन से जिसने इनफैक्ट वर्साई के किले के अंदर अपने अपना चीयर्स किया था, और ये वही जर्मन से जिसने हमको आइसोलेट किया फॉर द 40 ईयर्स। 1870 से लेके 1920 तक, मतलब 50 साल तक करीबन हमको पूरी दुनिया से आइसोलेट करने वाला कोई था तो जर्मन था। और इसके कारण इनफैक्ट जर्मनी ने जब फ्रांस को आइसोलेट किया इन दिस पीरियड, 1920 से अब पीरियड आ चुका था जब फ्रांस कहता है कि अब मेरा टाइम है, मैं जर्मन्स को आइसोलेट करूंगा। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो है ना, आपको कभी कभी लगता है कि भाई अब तो हम लोग है ना अल्टीमेट हो चुके हैं, हमको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, तो वो चीज दिमाग में मत रखिएगा साहब, है ना। समय समय बलवान है, समय कब पलट जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। जर्मन का भी एक समय था जब इन्होंने फ्रांस को आइसोलेट किया था, अब जर्मनी आइसोलेट होकर बैठा था, ठीक है। अब देखो क्या होता है, सबने अपना अपना प्लान बनाया था, ये प्लान अब लोग ये डिस्कस कर रहे थे, उसमें ही आपके वुड्रो विल्सन ने अपना प्लान रखा। वुड्रो विल्सन ने प्लान में क्या कहा, तो वुड्रो विल्सन ने बहुत ही लंबा प्लान रजू किया, और लंबे प्लान के तहत उसने अपने 14 पॉइंट्स बताए, ठीक है। ये वुड्रो विल्सन के 14 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, ये बहुत ही लैंडमार्क पॉइंट है, क्योंकि आपके रिपब्लिकन पार्टी से पहली बार कोई प्रेसिडेंट चुन के आया था आफ्टर द सिविल वॉर,
अमेरिका के अंदर हमने देखा था कि सिविल वॉर खत्म हुआ 1865 के अंदर, और 1865 में जब सिविल वॉर खत्म होता है तो आपके डेमोक्रेट्स उस टाइम के ऊपर पावर के ऊपर हुआ करते थे, एंड वी सी की एक ऐसी सिचुएशन आ चुकी थी, सॉरी रिपब्लिकन पावर के ऊपर थे, डेमोक्रेट्स को तो कोई राइट ही नहीं था, डेमोक्रेट्स को पब्लिक चुन के नहीं लाती थी। 1914 के बाद वाले जो इलेक्शंस हुए तब जाके ये वुड्रो विल्सन डेमोक्रेट्स के ऊपर के आए थे, ठीक है। तो यू कैन इमेजिन कि वुड्रो विल्सन चाहते थे कि मैं कुछ करूं। अब वुड्रो विल्सन ने अपने 14 पॉइंट्स के फॉर्मूला दिए, ये 14 पॉइंट्स को आपने पबेड के अंदर भी पढ़ा होगा, पर वुड्रो विल्सन बहुत ही क्लियर कट अपना इनफैक्ट पॉइंट देते हैं। वो कहते हैं कि अब दुनिया में ओपन डिप्लोमेसी होनी चाहिए, ये जो सीक्रेट अलायंसेस आपने बनाए थे उसके कारण वर्ल्ड वॉर हो गया, वो नहीं होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, नेविगेशन के लिए रास्ता नहीं रोकना है, आपको अपनी नेवी को तोड़ना पड़ेगा और आप नेवी के द्वारा अपने समुद्र के रास्तों को कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको इकोनॉमिक बॉरियर्स हटाने हैं, फ्री ट्रेड की तरफ आपको जाना है। दुनिया के अंदर इनफैक्ट कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं होना चाहिए जिसकी इकोनॉमी ना खोलनी चाहिए, सबकी इकोनॉमी खोलनी चाहिए। आर्मी कोई भी नहीं रखेगा, मिनिमम आर्मी रखेंगे, और आपके जितने भी कॉलोनीज के क्लेम हैं वो पीसफुली आपको सेटल करना है। रशिया के जो भी कॉन्कर टेरिटरीज है उसको भी शांतिप्रिय रूप से सॉल्व करना है। बेल्जियम को फिर से अपनी सॉवरेनिटी देनी है। फ्रांस को अपना फिर से पावर देना है, क्योंकि फ्रांस कब से बोल रहा था कि भाई हमारी सत्ता चली गई आफ्टर द जर्मन यूनिफिकेशन। इटली को भी न्याय देना है, क्या करना है, इटली को भी न्याय देना है, और इटली को भी देखना है कि भाई इटली ने जो प्रॉमिस किया था, और 1915 में इटली ने हमने इटली को प्रॉमिस किया था कि आपको ट्रेंटिनो और फिर आपके डेल्मेशिया, ये जितने भी आइलैंड हुआ करते थे ये सब आपको दिए जाएंगे, तो इटली को भी देने की बात की गई। ऑस्ट्रिया और हंगरी मोस्ट पावरफुल कंट्री जो उस टाइम पे हुआ करता था उसको तोड़ देना पड़ेगा। बाल्कन कंट्रीज जो भी है उसकी बाउंड्रीज को रिड्रॉ करना पड़ेगा। टर्की का जो खलीफा है उसको इनफैक्ट पावर से हटाना पड़ेगा। पोलैंड को इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा। क्यों इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा? क्योंकि पोलैंड के पब्लिक कहते हैं कि उनका अधिकार है, और अमेरिका ने, वुड्रो विल्सन ने कहा कि भाई हम तो नेशन स्टेट्स बनाना चाहते हैं, जहां जहां नेशन स्टेट्स जाएंगे, जहां जहां डेमोक्रेसी आएगी उसको हम लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्ल्ड के अंदर कहीं राडा राडी ना हो दूसरी बार, इसके लिए हम लोग एक बॉडी बनाएंगे, दैट वाज नोन एज द लीग ऑफ नेशंस। गेटिंग माय पॉइंट है ना? तो ये पूरी तरह से हमको देखने को मिलता है कि इकोनॉमिक प्लस पॉलिटिकल पैकेज था जो लीग ऑफ नेशंस के द्वारा इनफैक्ट ये वुड्रो विल्सन ने टोटल 14 पॉइंट्स के अंदर रखा, और उन्होंने कहा कि ये मुद्दों को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या हुआ था? व्हाट वाज द प्रॉब्लम? इन सर्टेन पॉइंट्स ऑल द कंट्रीज एग्रीड टू द वुड्रो विल्सन फॉर्मूला। उन्होंने कहा कि देखो साहब, आप अमेरिका के जगत के जमादार हो, आपने हमको वर्ल्ड वॉर के अंदर मदद की है, नो डाउट, सब कुछ अच्छा है, आपके कुछ कुछ पॉइंट के ऊपर हमको कोई एतराज नहीं है, पर कुछ कुछ पॉइंट हमको ठीक नहीं लग रहे। अब पहले 3 पॉइंट अगर आप देखोगे तो दैट विल बी ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर द अमेरिकन्स। व्हाई? क्योंकि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स अगर आप देखोगे तो अमेरिकन ग्लोबलाइजेशन की जो एम्बिशन है उसको फुलफिल करता है। तो वुड्रो विल्सन मूलभूत रूप से कैपिटलिस्ट फोर्स का एक कंट्री था, वो रिप्रेजेंटेटिव था ऑफ द कैपिटलिस्ट कंट्री, एंड बिकॉज ही वाज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कैपिटलिस्ट कंट्री उसने फ्री ट्रेड को बढ़ावा दिया। इनफैक्ट पोलैंड को इंडिपेंडेंट रखने का कारण ही ये था, क्योंकि अगर पोलैंड इंडिपेंडेंट होता तो पोलैंड के साथ भी व्यापार करता, और पोलैंड एक्चुअली लैंडलॉक उस टाइम पे था, उसके पास पोर्ट नहीं हुआ करता था, तो जर्मनी का एक पोर्ट उसको दे दिया गया, डैनजिग पोर्ट, आपको दिखा था अभी थोड़ी देर के बाद, अ पोर्ट नेम डैनजिग वाज गिवन टू पोलैंड बाय द वुड्रो विल्सन फार्मूला। तो ये सब चीजों से हमको समझ में आता है कि वुड्रो विल्सन थोड़ा डेमोक्रेसी की भी बात करता है, थोड़ा इकोनॉमी का भी बात करता है, उसको रीबिल्ड भी करना था यूरोप को। अब ये जब पॉइंट की, जब वुड्रो विल्सन ने अपना फॉर्मूला दिया, ये जो फॉर्मूला दिया, ये फॉर्मूला के ऊपर चर्चा करने के लिए लोग इकट्ठे होते हैं, तो वुड्रो विल्सन को छोड़ के बाकी सारे लोगों का अपना अपना प्लान था। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अब देखिए प्लान की कहानी क्या चलती है। आपका क्लेमेंसू करके जो फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर है, वो तो बहुत ही नाराज था, और वो इतना नाराज था कि बात मत करो, और उसको इस बार मौका मिला था कि जर्मन्स को खुंदेल खुंदेल के मारेंगे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? बिकॉज ही फियर्ड अगर जर्मनी फिर से मजबूत हो गया, अगर जर्मनी फिर से मजबूत हो गया तो हमारी मौत आ जाएगी। क्लेमेंसो इनफैक्ट जर्मन्स को बोलता है कि भाई तुमको तो हम लोग पूरी तरह से तोड़ देंगे, और इतनी बुरी तरह से तबाह करोगे कि इनफैक्ट है ना, तुम कभी आगे भी खड़े नहीं हो पाओगे। व्हाई? बिकॉज द फ्रेंच पब्लिक वाज थिंकिंग कि अब जर्मनी हारा है तो हमारी हर एक हार का बदला लेना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट है ना? तो पूरी तरह से जर्मनी को तोड़ने के लिए क्लेमेंसो ने अपना प्लान बनाया। दूसरा था वुड्रो विल्सन, जो कहता है कि भाई देखिए, हम लोग शांति प्रिय रूप से दुनिया को बनाएंगे, विल ट्राई टू एस्टैब्लिश द वर्ल्ड इन अ वेरी पीसफुल वे, और शांति प्रिय रूप से हम लोग डिसाइड करेंगे, जर्मनी को फेयरली ट्रीट करेंगे, जर्मनी को पनिश करेंगे क्योंकि उसने युद्ध शुरू किया था, बट ऐसा नहीं कि उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे। उसके सामने आपके डेविड लॉयड जॉर्ज थे, जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने कहा कि भाई जर्मनी को पनिश करना चाहिए, पर हार्श पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, जर्मनी की कॉलोनीज ले लेनी चाहिए। और इनफैक्ट इंग्लैंड के अंदर भी बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था कि जर्मनी का जो राजा है कैजर विलियम, उसको मार दिया जाए बाय द ब्रिटिश, बट ब्रिटेन के लोग इनफैक्ट जो प्रेशर कर रहे थे उसके सामने ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर सहमत नहीं थे। और इन दिस सिचुएशन वी फाइंड कि आपके जो 3 लीडर्स है उसमें जो चौथा था जिसका नाम क्या था, इटली, इटली का जो लीडर था जिसका नाम था ऑरलैंडो, ये ऑरलैंडो को तो इनफैक्ट एक लॉलीपॉप दे के यहाँ पे साइड में बिठा दिया गया। गेटिंग माय पॉइंट है ना? तो ऑरलैंडो कहता है कि भाई एक तो इतना दूर से मेरे को बुलाया इटली से, और इनफैक्ट मेरा प्लान तो किसी ने सुना नहीं, और एक लॉलीपॉप दे के मुझे बिठा दिया गया। गेटिंग माय पॉइंट है ना? तो इटली के साथ ये हुआ कि इटली एक तो 6 लाख से ज्यादा सैनिक घुमा चुका था, इकोनॉमिकली उसको लॉस हुआ था,
और पेरिस के अंदर बहुत ही उसकी बुरी तरह से है ना ह्यूमिलिएशन होती है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ऑर्लैंडो को तो काट दिया जाता है। अमेरिका का जो पॉइंट था वो भी इनफैक्ट पूरी तरह से सुना नहीं जाता है, और इसी के कारण खाली 2 लोग की पिपुड़ी बजेगी पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के अंदर। वो कौन थे साहब? वो थे आपके इनफैक्ट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर और दूसरे थे फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि वुड्रो विल्सन ने काफी सारे आइडियलिस्टिक फॉर्मूला दिया था, कुछ कुछ फॉर्मूला स्वीकारा गया, कुछ कुछ नहीं स्वीकारा जाता है। अब देखिए बात आगे होती है, और ब्रिटेन और फ्रांस तो इतने नाराज थे, तो उन्होंने एक एक करके जो रूम के बाहर वेटिंग लॉन्ज में बैठे हुए लोग थे ना, उन सबको बुलाया और कहा कि का बेटा बहुत चर्बी चढ़ गई थी तुमको, ठीक है, तो ये रूम है, यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। ये डिस्कशन के तहत सबको बुलाया जाता है, रिप्रेजेंटेटिव्स को, और इन लोग को अलग अलग जगह के ऊपर लेके जाता है। पेरिस के अंदर अगर आप देखो, ये पेरिस है, तो पेरिस सिटी के आउटस्कर्ट्स में, सबब एरिया के अंदर आपके अलग अलग रीजन है, वहां पे ये लूजिंग पावर्स को बुलाया गया और सबको कोरा पेपर दिया जाता है, ठीक है। तो इसी के कंडीशन में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले आता है ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया को कोरा पेपर दिया जाता है। अब देखो ऑस्ट्रिया का जो राजा था फर्डिनांड, अगर आपको याद होगा, जो फर्डिनांड का जो फादर हुआ करता था, इनफैक्ट उसको बुलाया गया और उसको बोला जाता है कि देखो बेटा, अब तुमने युद्ध कर दिया था, अब तुम्हारा जमाई खराब हो गया है, अब हम तुमको बोलेंगे वैसा करना पड़ेगा। अब देखो मरता क्या ना करता, ऑस्ट्रिया के साथ एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मेन। सेंट जर्मेन इज अ प्लेस आउटसाइड पेरिस ओनली, एंड वी फाइंड कि ऑस्ट्रिया को कहा जाता है कि आज के बाद तुम अपनी सेना नहीं रखोगे, तुमको खर्चा देना पड़ेगा, और तुम्हारा जो एम्पायर है वो तोड़ दिया जाएगा। एंड ऑस्ट्रिया वाज डिवाइडेड इनटू 4 कंट्रीज। ऑस्ट्रिया एक कंट्री बना, हंगरी दूसरा कंट्री बना, चेकोस्लोवाकिया तीसरा कंट्री बना, और युगोस्लाविया चौथा कंट्री होना। ये युगोस्लाविया आज की तारीख में आपको नहीं मिलेगा, ये अर्ली 1990s के बाद वो भी टूट जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? सो वी फाइंड ऑस्ट्रिया को एक छोटे कंट्री के रूप में कंसीडर किया गया, और कहा गया कि आज के बाद तुम्हारा अस्तित्व इतना ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर ऑस्ट्रिया को बड़ा करेंगे, जो पुराना वाला ऑस्ट्रिया के जैसा कर देंगे, तो राडा राड़ी हो जाएगी। एंड इन्होंने डिसाइड किया था कि बैलेंस ऑफ पावर नहीं टूटना चाहिए, है ना। तो हमने देखा था कि कैसे आफ्टर द ईयर 1815 जब नेपोलियन हारता है और वियना के अंदर जब चर्चा होती है, तभी भी ऐसा ही हुआ था। याद आया कि नहीं आया? 1815 में ऑस्ट्रिया सबसे लीडरशिप के ऊपर था, और ऑस्ट्रिया ने उस टाइम पे इनफैक्ट फ्रांस की दबदबा को खत्म किया था। आज फ्रांस लीडरशिप में है, और फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के शासकों को कोरा पेश दिया, ऑस्ट्रिया को जग मार के स्वीकारना पड़ा, ऑस्ट्रिया का पत्ता कट गया। ऑस्ट्रिया के बाद आया बल्गारिया। बल्गारिया इनफैक्ट एट दैट टाइम वो सपोर्टर ऑफ ऑस्ट्रिया, वो ऑस्ट्रिया को सपोर्ट कर रहा था, और इसके कारण बल्गेरिया के कुछ कुछ रीजन्स किसको दे दिए जाते हैं? सम वर गिवन टू रोमानिया, सम वर गिवन टू यूगोस्लाविया, सम वर गिवन टू ग्रीस, एंड some areas were given to other countries as well, ठीक है। so we find कि there were other countries, आजू बाजू के जो रीजन है वो सब इनफैक्ट इन्होंने डिस्टर्ब कर दिए। एंड ये जो आजू बाजू के जो रीजन आप देख रहे हो, हमको इसके अंदर डिटेल में नहीं जाना है, बट आपको यही पता होना चाहिए कि बल्गेरिया के जो भी बॉर्डर एरिया से जहां उसकी कंफ्लिक्ट हो रही थी, वो भी दूसरे कंट्रीज के साथ दे दिए गए, और बैलेंस ऑफ पावर के द्वारा इसको कंक्लूड कर दिया गया ट्रीटी ऑफ सेंट न्यूली के द्वारा। उसके बाद तीसरा ट्रीटी हुआ, ट्रीटी ऑफ ट्रायनॉन। ट्रीटी ऑफ ट्रायनॉन वाज साइंड विद हंगरी। हंगरी जो एक अलग कंट्री अब बन चुका था, और उसको भी कहा कि बेटा तुम तो ऑस्ट्रिया के पिट्ठू थे, तुम तो दोनों साथ में लड़ते थे, क्योंकि नाम क्या था? ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, या इसी को हैप्सबर्ग एम्पायर के रूप में पहचाना जाता था। गेटिंग माय पॉइंट? तो अर्लियर दे वर नोन एज द हैप्सबर्ग एम्पायर। अब यहां से ऑस्ट्रिया और हंगरी को अलग किया गया। हंगरी का भी इनफैक्ट जो भी एरिया था वो तोड़ दिया जाता है। चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया एंड यूगोस्लाविया के अंदर डिवाइड किया जाता है। हंगरियन ओरिजिन के जो लोग थे, उन लोग को आजू बाजू के रीजन के अंदर मर्ज करा दिया गया। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ट्रीटी ऑफ ट्रायनॉन के द्वारा हंगरी का जो साम्राज्य है वो भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। हंगरी भी गया। हंगरी के बाद हम लोग देखेंगे आपका टर्की। ये वो टर्की है जिसके इनफैक्ट राजा ऑटोमन सुल्तान हुआ करते थे, जिनको खलीफा कहा जाता था, और ये खलीफा भी बेचारे हार गए थे। खलीफा हार गए थे, इसके लिए उनको अपने पद से हटा दिया गया। ही वाज रिमूव्ड फ्रॉम द पावर, एंड व्हेन दिस डिस्कशन वर टेकिंग प्लेस इन पेरिस, जब पेरिस के अंदर चर्चा होती है, तो मौलाना मोहम्मद अली इनफैक्ट जो भारत के अंदर खिलाफत आंदोलन के नेता थे, वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करने आएंगे खलीफा के केस को फ्रॉम इंडिया। अगर आपको याद होगा तो अली बंधु थे ना, अली बंधु, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, उसमें जो मोहम्मद अली थे वो यहाँ पे आएंगे और कहेंगे कि देखो हमारे खलीफा को मत हटाइए। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सब सिचुएशन में आपके खलीफा को हटाया जाता है। अब खलीफा के हटाए जाने के बाद, यस, ऑल डिविजन्स वर पीसफुल। क्यों पीसफुल था? क्योंकि अगर साइन ना करता वहां पे उसको टपली मार के साइन करा दिया जाता। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो बाकी कमरे के अंदर क्या हुआ वो किसी को पता नहीं था कि कैसे साइन करवाया था इन्होंने, है ना। सो व्हाट इज हैपनिंग कि बिकॉज द ट्रीटी ऑफ सीवरेज टुक प्लेस विद टर्की, तो टर्की की बहुत बड़ी कॉलोनी हुआ करती थी, टर्की का बहुत बड़ा एम्पायर हुआ करता था। तो इन्होंने क्या किया कि टर्की का जो भी एम्पायर था वो लीग ऑफ नेशन को ट्रांसफर किया गया। लीग ऑफ नेशन को क्या किया गया? ट्रांसफर किया गया। और लीग ऑफ नेशन के अंदर इनफैक्ट उस टाइम पे कुछ 34 के आसपास कंट्रीज जुड़े थे। ये 34 कंट्रीज में वोटिंग होता है कि ये कॉलोनीज का क्या किया जाएगा। ये वोटिंग के बाद डिसाइड किया गया कि हम लोग मैंडेट देते हैं कि दैट द कॉलोनी ऑफ टर्की शुड बी डिवाइडेड बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये 34 कंट्रियों के बीच में वोटिंग कराया गया कि टर्की का जो कॉलोनी है उसका क्या करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? और लीग ऑफ नेशन ने मैंडेट दिया
कि जो टर्की का कॉलोनी है वो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में डिवाइड करेंगे। अब लीग ऑफ नेशन में 34 कंट्रीज के अंदर कौन कौन कंट्रीज मेंबर थे, तो ब्रिटेन फ्रांस तो था ही, इंडिया भी एक मेंबर था। अब इंडिया कहां सोवरेन मेंबर था इसके अंदर, तो ब्रिटेन जो बोलेगा उस हिसाब से हमको वोटिंग करना था। तो सादी भाषा में ब्रिटेन और फ्रांस ने टर्की के जितने भी एरिया थे वो अपने अंडर में ले लिए, बट नॉट डायरेक्टली, दे टुक इट वाया द लीग ऑफ नेशंस। और इस तरह से लीग ऑफ नेशंस के अंदर एक सिस्टम को डेवलप किया जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मैंडेट सिस्टम। समझ में आया कि नहीं है आपको? ठीक है, तो इन्होंने कहा कि देखो हम टर्की की कॉलोनीज नहीं ले रहे हैं, हम तो इनफैक्ट टर्की की कॉलोनीज को गवर्न कर रहे हैं क्योंकि लीग ऑफ नेशन ने हमको कहा है। अरे भाई लीग ऑफ नेशन के पप्पा ही तुम हो, यू आर रनिंग द लीग ऑफ नेशन, व्हाई यू आर ब्लेमिंग दिस काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट। सो वी फाइंड कि बहुत सारी टर्की की कॉलोनीज थी वो ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने दबदबे में ले ली, नए कंट्रीज को बनाया गया। कुछ कुछ टर्की के एरिया जो थे वो ग्रीस और सीरिया को ट्रांसफर कर दिए गए। ठीक है, फिर उसके बाद टर्की में हंगामा हुआ और उसके बाद टर्की के कुछ रीजन्स टर्की को वापस दिए जाते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रीटी ऑफ लुजैन के रूप में पहचाना जाता है। ठीक है, बट आपको ट्रीटी ऑफ सीवरेस पता होनी चाहिए। सीवरेस एक ऐसी संधि थी जिसने पूरी तरह से टर्की को डिसमेंबर कर दिया, पूरी तरह से तोड़ दिया। गेटिंग माय पॉइंट? तो टर्की भी चला गया। मतलब आप समझने की कोशिश करो, हमने देखा था कि अलाइड फोर्सेस के अंदर ब्रिटेन था, फ्रांस था, यूएसए था, इटली था और रशिया था। रशिया को तो इनवाइट ही नहीं किया गया था। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो वी फाइंड रशिया वाज नॉट इनवाइटेड। इटली को बीच में से निकाल दिया गया था, उसको लॉलीपॉप दे दिया गया था। गेटिंग माय पॉइंट? यूएसए जो था उसका सुना नहीं गया था। यूएसए इनफैक्ट उसके बाद इग्नोर मार के चला जाता है कि यार छोड़ो यार, मुझे नहीं बैठना आपके साथ। तो अल्टीमेटली अलाइड फोर्सेस के अंदर कौन थे साहब? ब्रिटेन और फ्रांस, इनका दबदबा चला। और उसके बाद आपके जो एक्सिस हुआ करते थे उसके अंदर इनफैक्ट हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रिया को खत्म कर दिया गया, हंगरी को खत्म कर दिया गया, उसके बाद ऑटोमन एम्पायर को खत्म किया गया। अब बात होती है जर्मनी की। ठीक है, अब जर्मनी के साथ क्या होगा? मार दिया जाएगा कि छोड़ दिया जाएगा? ठीक है, तो वी फाइंड कि जो अमेरिकन थे, अमेरिकन चाहते थे कि इनको फेयरली ट्रीट किया जाए। मैंने अभी आपको बताया था अमेरिकन वर ऑफ द ओपिनियन कि इनको थोड़ा बहुत फेयरली ट्रीट किया जाए। ब्रिटिश भी चाहते थे कि इनको थोड़ा बहुत फेयरली ट्रीट किया जाए। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? बट उसमें आपका क्लेमेंसो खड़ा हुआ और क्लेमेंसो क्या कहता है कि ये मेरा शिकार है, इसको तो मैं ही हंट करूंगा साहब, है ना, इसमें कोई बीच में नहीं आएगा, इसमें हमारी आपसी रंजिश भी बीच में आएगी। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि इसका जो सेटल करने का जो इरादा था वो युद्ध के सेंट्रिक ना होते हुए हिस्टोरिकल इंटेंशन ज्यादा था। समझे कि नहीं समझे? फ्रांस वांटेड टू सेटल द डिस्प्यूट विद जर्मनी नॉट फ्रॉम द वॉर पर्सपेक्टिव बट वॉट फ्रॉम द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, क्योंकि इतिहास में जो घाव लगाए थे जर्मनी ने फ्रांस के ऊपर, वो हर एक गांव का ऊपर अब नमक छिड़कने का टाइम इनफैक्ट अब फ्रांस करेगा जर्मनी के ऊपर। गेटिंग माय पॉइंट? है ना? तो ये सब सिचुएशन में फ्रांस कहता है कि इसका नंबर इनफैक्ट हम काटेंगे। और एक एक करके इनफैक्ट आपकी जो गार्गल नाम की विचारधारा है, ये गार्गल नाम की विचारधारा के रूप में इनफैक्ट आपकी वर्साई की ट्रीटी होती है। ये वही वर्साई है जहां पे इनफैक्ट जर्मनी का राजा रहा, इनफैक्ट फ्रांस का राजा रहा करता था। ये वही वर्साई है जहां पे एक टाइम के ऊपर हमको क्या देखने को मिला? वी फाइंड दैट द जर्मन यूनिफिकेशन टुक प्लेस, है ना? तो ये वही पैलेस है, इनफैक्ट बहुत बढ़िया पैलेस है, आपको समय मिले तो जाइएगा, बहुत बड़ा एस्टेट आपको मिलेगा साहब। ठीक है, सो वी फाइंड कि दिस इज द सेम वर्साई जहां पे इनफैक्ट इनका डिस्कशन हुआ था। पीछे बड़ा सा हॉल है, मैं हॉल के अंदर नहीं जा पाया था, बाहर से देख के निकल गया था, टाइम नहीं था मेरे पास। ठीक है, सो वी फाइंड ये वही वर्साई है जहां पे इनफैक्ट फ्रांस का राजा रहा करता था, और ये वही वर्साई है जहां पे जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ था। ठीक है, सो व्हेन द जर्मन यूनिफिकेशन टुक प्लेस, द फ्रेंच पीपल थॉट कि हमारा ह्यूमिलिएशन हुआ है, हमारा अपमान हुआ है। एंड बिकॉज इनफैक्ट बेटा वर्साई आपको यहाँ पे मिलेगा, पेरिस के अंदर मिलेगा साहब। ठीक है, सो वी फाइंड कि ये सब सिचुएशन के अंदर जो ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो परिणाम ये हुआ कि जर्मनी को एक एक करके खचक करने का प्लान किया गया। ठीक है, तो वर्साई एक्चुअली इज अ पैलेस, इट्स अ पैलेस वेयर द नेपोलियन 3 यूज्ड टू स्टे। इनफैक्ट फ्रांस की जो भी राजा थे, फ्रांस की मोनार्की थी, वो रहा करती थी राइट फ्रॉम द लुई किंग्स। इनफैक्ट लुई 16, लुई 14 का भी आपको यहाँ पे इसका स्टैच्यू मिल जाएगा। मैंने आपको लुई 14 का स्टैच्यू बताया था ना एक दिन साहब, है ना, प्रीवियस क्लास के अंदर। ठीक है, तो वी फाइंड कि ये तब का बना हुआ है, दिस इज एस्टैब्लिश्ड वे बैक इन द 17th सेंचुरी, और फिर एक्सपांड हुआ था। तो वो पैलेस के अंदर इनफैक्ट जर्मनी ने आके अपमान किया था व्हेन द जर्मन यूनिफिकेशन टुक प्लेस, क्योंकि ये जर्मन यूनिफिकेशन हुआ 1870 के अंदर आफ्टर द बैटल ऑफ सेडान। और सेडान की लड़ाई के बाद इनफैक्ट जर्मनी ने वहां पे आके चीयर्स किया था। हमने पढ़ा था कैसे बिस्मार्क और आपके जो फ्रांस जर्मनी के राजा थे कैजर विलियम, उन सब ने आके चीयर्स कर दिया था। तो ये सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी और इसके कारण क्लेमेंसो चाहता था कि वही वर्साई के अंदर इनफैक्ट जर्मनी के रिप्रेजेंटेटिव्स को वापस बुलाया जाएगा। क्या बुलाया जाएगा? कि आपने जब अपने कंट्री का फॉर्मेशन किया था तो हमारा अपमान किया था, अब हम आपको यहाँ पे फिर से बुलाते हैं और एक कोरा पेज के ऊपर साइन करवाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? है ना? अब क्या कहा जाता है, जर्मनी को कहा जाता है कि तुमने आल्सेस और लॉरेन हमसे छीना था, वो तुमको वापस देना पड़ेगा। जर्मनी ने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर जर्मनी को कहा जाता है कि तुमने बेल्जियम के ऊपर जब अटैक किया था
तो उसकी सोवरेनिटी छीन ली थी, इसके लिए तुमको कुछ कुछ एरिया बेल्जियम को वापस देना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, तुमने डेनमार्क से स्लेशविग ले लिया था, याद आया, द जर्मन यूनिफिकेशन, स्लेशविग एंड हॉलस्टीन, 2 एरियाज वर टेकन फ्रॉम डेनमार्क। डेनमार्क बीच में पड़ता है कि भाई मेरे को क्या मिलेगा, भाई तुम भी ले लो, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि जर्मनी इनफैक्ट यूनिफाइड रहेगा तो नुकसान होगा किसको, किसको नुकसान होगा, फ्रांस को ही नुकसान होगा। तो जर्मनी को तोड़ा जाता है। जर्मनी के अंदर के कुछ एरियाज पोलैंड को दे दिए जाते हैं, पोजेन जो है वो पोलैंड को दिया जाता है, और पोलैंड को एक और पोर्ट दिया जाता है जिसका नाम है डेंजिक पोर्ट। मैंने आपको बताया ये डेंजिक पोर्ट लीग ऑफ नेशंस के तहत कंक्लूड किया जाता है, और ये इनफैक्ट अमेरिका की चाल थी, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि पोलैंड के अंदर अगर इनफैक्ट पोर्ट का एक्सेस मिलता है तो अमेरिका जर्मनी को फ्री ट्रेड के द्वारा भी इनफैक्ट कंट्रोल कर पाएगा पोलैंड के द्वारा, और वहां पे अमेरिकन नेवल प्रेजेंस भी रह सकती है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना। इसके सिवा मेमेल नाम की जगह है, वो लुथियाना को दिया जाएगा। और आपका जो सार करके प्रदेश है, सार रीजन इज वेरी इनफैक्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत सारे आपके ना कोल के ये मिल जाते हैं, कोल मिल जाता है, मिनरल्स मिल जाता है, वो लीग ऑफ नेशन को दे दिए जाएंगे, और इसके अंदर जो भी रेवेन्यू आएगी वो फ्रांस के पास रहेगी। 15 साल के बाद ये जो सार रीजन है, 15 साल के बाद ये जो साल रीजन है उसके अंदर प्लेबिसाइड किया जाएगा, और पब्लिक डिसाइड करेगी कि सार को कहां पे जाना है, जर्मनी में जाना है कि फ्रांस में जाना है, इंक्लूडिंग इस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, जो एक टाइम के ऊपर जर्मन ऑक्यूपेशन के रूप में थे, उसको इंडिपेंडेंट किया जाएगा, इंक्लूडिंग जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच में जो संगम हुआ था, ड्यूअल अलायंस से चालू था, वो सब तोड़ दिया जाएगा, और आज के बाद जर्मनी और ऑस्ट्रिया कभी भी कोई भी प्रकार की एग्रीमेंट नहीं करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जर्मनी की अफ्रीका की टेरिटरीज को भी ले लिया जाता है। अगर आपको याद होगा तो वेस्ट अफ्रीका के अंदर बहुत सारी टेरिटरीज जर्मनी के पास हुआ करती थी, जो कॉलोनीज के अंदर हमने पढ़ी थी, कॉलोनाइजेशन एंड इंपीरियलिज्म के अंदर, और लीग ऑफ नेशंस के द्वारा मैंडेट सिस्टम के तहत ब्रिटेन और फ्रांस को दे दी जाती है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जर्मनी को कहा जाता है कि तुम अपनी आर्मी को 1 लाख से ज्यादा नहीं रख पाओगे। जर्मन्स ने कहा कि भाई इससे ज्यादा तो इंग्लैंड में पुलिस वाले हैं, तो भी जर्मनी को कहा गया कि भले इंग्लैंड में 5 लाख पुलिस वाले होंगे, तुम्हारी सेना 1 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तुम टैंक्स नहीं बनाओगे, तुम एयरक्राफ्ट नहीं बनाओगे, तुम सबमरीन्स नहीं बनाओगे, तुम अपने स्कूल के अंदर जो कंपलसरी मिलिट्री सर्विसेज चलाते हैं कॉलेजेस के अंदर वो बंद करोगे। और जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो राइनलैंड करके एरिया आता है, जहां से इनफैक्ट राइन रिवर निकलती है, ब्लैक फॉरेस्ट आता है, जहां से आप पेस्ट्री खाते हो साहब, वो वाला रीजन भी इनफैक्ट आपको डीमिलिटाइज करना पड़ेगा। एंड फाइनली जर्मनी को कहा जाता है कि यू आर सपोज टू पे अप 6600 मिलियन पाउंड। कितना साहब, 6600 मिलियन पाउंड। जर्मनी ने कहा कि भाई पैलियोलिथिक टाइम से लेके मॉडर्न टाइम तक हमारा इतना कोई भी जीडीपी का प्रोडक्शन भी नहीं है, कितना तुमको पैसा देंगे, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो फिर ब्रिटेन और फ्रांस ने उसको कहा कि चल बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड है तो ईएमआई के ऊपर दे देना, ठीक है। तो 100 मिलियन पर ईयर, 100 मिलियन पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 66 ईयर्स, ठीक है, 66 साल तक तुमको 100 मिलियन देते रहना है। गेटिंग माय पॉइंट। अगर ये टीटी कंटिन्यू होती तो 2019 में फाइनली हम जर्मनी का आखिरी का हफ्ता कंट्रोल होता, ठीक है। तो जर्मनी 2019 के अंदर अपना ईएमआई की कंक्लूड करता। तो आप समझिए कि आपकी वर्साई की ट्रीटी के द्वारा हमको क्या देखने को मिला, जर्मनी को पूरी तरह से तोड़ दिया गया, इकोनॉमिकली तोड़ा गया, पॉलिटिकली तोड़ा गया, मिलिट्रीली तोड़ा गया, लैंड के हिसाब से तोड़ा गया, और तोड़ा तो तोड़ा पूरी तरह से बेइज्जत किया गया। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो ये जो वर्साई की ट्रीटी हुई, ये इनमें से एक कमरे के अंदर होती है, और ये कमरे के अंदर जो वाइमार का रिप्रेजेंटेटिव आया हुआ था वो बेचारा रो पड़ता है, ठीक है, वो रो पड़ा, देखो ये रो पड़ रहा है, ठीक है, ये वाइमार वाला है, समझ लीजिए। गेटिंग माय पॉइंट। वाइमार वाला कहता है कि भाई साहब जान ले लोगे हमारी आप लोग तो, है ना, ये ऐसी थोड़ी ट्रीटी होती है, ये ट्रीटी नहीं है, ये तो हमारा अपमान किया जाता है। क्लेमेंसो बोलता है कि बेटा यहां साइन करोगे कि बर्लिन में आके साइन कराए। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। अगर आप पेरिस में साइन नहीं करोगे तो बर्लिन में जर्मनी की सेना को ह्यूमिलेट करते हुए फ्रांस की सेना आएगी, और फ्रांस की सेना पब्लिकली तुमको एफिल टावर के सामने, एफिल टावर कहां, बर्लिन के अंदर आपकी मेन पार्लियामेंट के सामने साइन कराएगी। गेटिंग माय पॉइंट। तो सिचुएशन क्या होगी साहब, है ना। तो वाइमार के रिप्रेजेंटेटिव्स को पूरा पेज दिया गया, और क्लेमेंसो कहता है कि आई कैन स्टिल हियर द थंपिंग ऑफ द जर्मन हॉर्सेस दैट एंटर्ड द पैलेस ऑफ वर्साई इन द ईयर 1870। आई विल टेक ऑल द बदला फ्रॉम द जर्मन पीपल हु हैव ह्यूमिलिएटेड अस आफ्टर द बैटल ऑफ सेडान। उन सबको एक एक करके मैं मारूंगा साहब, ठीक है। तो ये सिचुएशन इतनी खराब हो गई, ये सिचुएशन इतनी डेडली हो जाती है, ये सिचुएशन इतनी इनफैक्ट, है ना, जर्मनी के अगेंस्ट में पूरा माहौल बन गया। और जब ब्रिटेन और अमेरिका ने जर्मनी के सामने इतने रूथलेस प्रोविजंस को रोकने के लिए कुछ कहा, तो इनफैक्ट फ्रांस ने कहा कि तुम दोनों चुप हो जाओ, ये हमारा ज्यादती मामला है, ठीक है। तो फिर उसके बाद ब्रिटेन और अमेरिका ने कुछ बोला नहीं। फ्रांस ने कहा कि इसको तो मैं सीधा करूंगा, ये मेरा पड़ोसी है, इसने मेरे साथ बहुत अपमान किया था। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। सो वी फाइंड कि जर्मन एम्पायर जो था वो एक टाइम के ऊपर इतना बड़ा हुआ करता था। जर्मनी का जो वाइमार रिपब्लिक है उसको पूरी तरह से तोड़ दिया गया। अल्सस लॉरेन फ्रांस को दिया जाता है। फिर से इसको जूम इन करके वही बात है
हमने जो ट्रीटी की पढ़ी थी वो इसी के अंदर आपको मिल जाएगी, ठीक है। जूम कर देते हैं, एक महाशय ने कल हमको समझाया था, ठीक है। जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच में आपका कोई भी प्रकार का रिलेशंस नहीं रहेगा, इंक्लूडिंग पोजेन जो है वो पोलैंड को दिया जाएगा। डेंजिग अगर आप देख रहे हो वो इनफैक्ट पोलैंड की कंट्रोल में आ जाएगा अंडर द लीग ऑफ नेशन। स्लेशविक वाज गिवन टू डेनमार्क, जर्मनी की कॉलोनीज चली गई, और आपका जो बेल्जियम के अंदर भी कुछ कुछ रीजन दे दिया जाता है, राइनलैंड को डिमिलिटराइज कर दिया गया, ठीक है ना। तो ये सब सिचुएशन में आपकी पूरी सिचुएशन हो गई वर्साई की ट्रीटी के द्वारा, और वर्साई की ट्रीटी के द्वारा हमको ये देखने को मिला कि जर्मनी की जो सिचुएशन है बहुत ही खराब हो गई, समझे कि नहीं समझे। अब जब जर्मनी की सिचुएशन खराब हो रही है और जब पूरी तरह से जर्मनी को आपने ह्यूमिलिएट किया हुआ है, तो क्या सिचुएशन होगा, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। सो वी फाइंड द जर्मन्स वर ह्यूमिलिएटेड, और जर्मन्स को ह्यूमिलिएट किया जाता है, तो यहां से ही प्रश्न आता है इतिहास के अंदर कि डू यू थिंक दैट द ट्रीटी ऑफ वर्साई वाज जस्ट फेयर एंड रीजनेबल। और यहां से दूसरा प्रश्न आया कि डू यू एग्री दैट द सीड्स ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर, क्या पूछा गया है, सीड्स ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर वर सोन इन द ट्रीटी ऑफ वर्साई। क्या आपको लगता है कि इन द ट्रीटी ऑफ वर्साई के अंदर इनफैक्ट जो दूसरे विश्व युद्ध के बीज है वो रोपे गए हैं, ठीक है। दैट इज वेरी मच क्लियर, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। क्योंकि जर्मन्स ने कहा कि यार ये कैसा पीस है, आप बोलते हो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, यहाँ पीस की कोई बात ही नहीं है, यहाँ वुड्रो विल्सन के 14 पॉइंट की भी बात की गई नहीं है। आप हमारे ऊपर इतना बड़ा वॉरगिल्ड क्लॉज लगाते हो, डिसआर्मामेंट का क्लॉज लगाते हो, हमारी टेरिटरीज को छीन रहे हो, हमारे पास पैसा नहीं है कि क्या करेंगे, गेटिंग माय पॉइंट। और इसके लिए हिस्टोरियंस कहते हैं कि इट वाज नॉट फेयर एंड रीजनेबल, इनफैक्ट इट वाज वेंजेंसफुल, ये पूरे बदले की भावना से लिया हुआ संधि था। जर्मनी वाज ह्यूमिलिएटेड, यूनिलैटरल था, बड़े बड़े आइडियल्स जो अमेरिका ने प्रॉमिस किए थे कि हम ये करेंगे, वो कुछ चलता नहीं है। जर्मनी का बचा कुचा एरिया विच वाज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ जर्मनी, ये जो सुडेटन लैंड करके एरिया है, ये जेकोस्लोवाकिया को दे दिया गया। ये वही जेकोस्लोवाकिया है जो आपके ऑस्ट्रिया से बनता है, गेटिंग अ पॉइंट। तो ये सब सिचुएशन में हमको समझ में आता है साहब कि जर्मनी के बहुत सारे एरिया को तोड़ा जाता है, अलग अलग कंट्रीज को, अलग अलग रीजन्स को दे दिया जाता है, बिकॉज फ्रांस यूज्ड टू सी दैट द जर्मनी शुड नॉट बी पावरफुल, जर्मनी पावरफुल नहीं बनना चाहिए। जैसे जर्मन्स यूज्ड टू सफर फ्रॉम फ्रेंचोफोबिया, द फ्रेंच स्टार्टेड सफरिंग फ्रॉम जर्मनोफोबिया। समझ में आया कि नहीं है आपको, है ना। तो जब जब बाजू के पड़ोसी एक दूसरे के साथ फोबिया करेंगे तो कभी सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा पाएंगे, ठीक है। और इसके कारण भले पेरिस के अंदर शांति मंत्रणा होती है, पर शांति मंत्रणा वो थी नहीं, वो एक्चुअली सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया को लेकर चली जाती है, ठीक है। तो जब इतने अन्याय हुए, जब इस तरह से जर्मनी की मिलिट्री से लेके इनफैक्ट जर्मनी की इकोनॉमी, जर्मनी का पूरी तरह से जो है ना तहस नहस कर दिया जाता है, इसका परिणाम क्या हुआ। तो जर्मनी के अंदर जो लोग थे वो बहुत नाराज हुए। जर्मनी के अंदर एक ऐसा वर्ग उभर के आया जिसका मानना था कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमको इसका आवाज उठाना चाहिए। और कैसा आवाज उठाएंगे साहब, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हाट वी फाइंड, हमको क्या देखने को मिला, हमको ये देखने को मिल रहा है कि जो जर्मन पॉपुलेशन है वो धीरे 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 वाइमार को डिस्कार्ड करते हुए फाइनली वी सी द न्यू फोर्स विल इमर्ज, दैट इज नोन एज द फोर्स ऑफ हिटलर। समझे कि नहीं समझे, है ना। तो हिटलर क्यों पावर के ऊपर आया, हिटलर आता ही है आपके ट्रीटी ऑफ वर्साई के कारण, क्योंकि वाइमार के शासकों ने इनफैक्ट ये वर्साई की ट्रीटी को जब साइन किया और जब ये लोग वापस गए व्हेन दे वेंट टू बर्लिन, तो इनके ऊपर पब्लिक ने बहुत गाली बोला, और पब्लिक ने कहा कि क्यों इनफैक्ट आप वापस भी आए हो, जिंदा क्यों आए हो। तो वहां पेरिस के अंदर ही डूब मरते, कहीं राइन नदी के किनारे के ऊपर मर के, ठीक है। यू शुड हैव जम्प्ड इन द राइन रिवर, जो वहां पे राइन कहा, सीन रिवर, पेरिस के बीच में से सीन रिवर चलती है, ऐसा ही है नहीं। तो आप ये जो सीन रिवर है उसके अंदर कूद मरते साहब, व्हाई यू आर कमिंग बैक टू बर्लिन, आपको आने का अधिकार ही नहीं है। जर्मनी के ज्यादातर न्यूज़पेपर्स जो राइट विंग न्यूज़पेपर्स है, उन्होंने जर्मन पॉलिटिशियंस को वो है ना बहुत ही खराब, बहुत ही भला बुरा कहा। उन्होंने कहा कि हमारे जो वाइमार के शासक है सब के सब बिक गए हैं, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। दे आर ऑल करप्ट पीपल, दे हैव साइंड अ वेरी अनजस्ट ट्रीटी, और इन्होंने इनफैक्ट पूरे जर्मनी को तहस नहस कर दिया है। और इसके कारण हिटलर पॉपुलर हुआ, क्योंकि जब जब वीक फोर्सेस पावर के ऊपर आएंगे तो उनके सामने हाइपर नेशनलिज्म बहुत चल जाता है, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो जर्मनी के साथ जो अन्याय हुआ है वो तो दिख रहा है हमको, बट जर्मनी के इंटरनल क्राइसिस भी उसके पीछे जिम्मेदार थे, बिहाइंड द राइज ऑफ हिटलर। और इस तरह से आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फाइनली हमको ये देखने को मिला कि जो पेरिस की ट्रीटी है और वर्साई की ट्रीटी है, इसने दुनिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ लेके गया, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो इतना पॉइंट आपको याद रहेगा कि वर्साई की ट्रीटी को क्यों हम लोग इतना इंपॉर्टेंस देते हैं। यहाँ से आपको पूछा गया है, एक दो बार पूछ दिया गया है। एक बार पूछा था कि डू यू एग्री दैट जर्मनी इज रिस्पांसिबल बिहाइंड द टू वर्ल्ड वॉर्स, पहला भी वर्ल्ड वॉर, ये 2016 का मेंस का क्वेश्चन है, कल हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे कि क्या आपको लगता है कि जर्मनी दोनों वर्ल्ड वॉर के पीछे जिम्मेदार है ना। तो इस प्रकार के जब क्वेश्चंस ओपिनियनेटेड पूछता है तो आपको आइडिया तो होना चाहिए साहब कि जर्मनी दोनों वर्ल्ड वॉर के लिए जिम्मेदार क्यों नहीं है और क्यों है, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये दोनों पॉइंट आपको पता होने चाहिए, समझे कि नहीं समझे, है। तो इतना पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इसके सिवा आपकी पेरिस की ट्रीटी के साथ साथ लीग ऑफ नेशंस की फॉर्मेशन भी यहाँ पे ही होगी।
अब लीग ऑफ नेशन बना था 1920 के अंदर, याद रखेगा। जिनेवा के अंदर इसका हेडक्वार्टर था, स्विट्जरलैंड के अंदर, वहीं पहाड़ों के बीच में एकदम बढ़िया सा। आज की तारीख में यूएन भी आपको वहां पे मिल जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। अब डिस्कस क्या किया था, ये कंट्रीज ने डिस्कस किया था कि हम लोग लीग ऑफ नेशंस के तहत एक असेंबली मिलाएंगे। ये असेंबली के अंदर मेजोरिटी के द्वारा कोई भी प्रस्ताव को पास करेंगे और डिबेट्स एंड डिस्कशन के द्वारा हमारे जो डिस्प्यूट्स है उसको सेटल करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर आक्रमण करता है, अगर एक दूसरे के साथ लड़ाई करता है, तो हम लोग इनफैक्ट सैंक्शंस लगाएंगे, आर्थिक रूप से है ना इश्यूज क्रिएट करेंगे, और एग्रेसर नेशन जिसने आक्रमण किया है उसको इकोनॉमिक बॉयकॉट के द्वारा धीरे 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 इनफैक्ट उसको कंट्रोल में लाने की कोशिश करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो इस तरह से लीग ऑफ नेशंस बनता है। 34 कंट्रीज ज्वाइन करेंगे। प्रॉब्लम ये हुआ कि अमेरिका जिसने लीग ऑफ नेशन को जन्म दिया था वो इसके अंदर ज्वाइन ही नहीं कर पाता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि अमेरिका को लग रहा था कि पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये जो अलग अलग ट्रीटीज हुई है उसमें वुड्रो विल्सन के जो 14 पॉइंट्स थे उसकी धज्जियां उड़ा दी गई है। समझ में आया कि नहीं आया? हमने देखा ना अभी साहब, अमेरिका कहता है कि भाई मुझे ज्वाइन नहीं करना। वुड्रो विल्सन को ऑलरेडी इनफैक्ट अमेरिका की जो इंटरनल कांग्रेस हुआ करती थी, उनकी जो संसद है, उसका भी प्रेशर था कि आप है ना यूरोपियन पॉलिटिक्स में ज्यादा इन्वॉल्व मत हो। और इसके कारण लीग ऑफ नेशंस को प्रपोज करने वाला जो बंदा था वो उसके अंदर जुड़ता नहीं है। और इनफैक्ट लीग ऑफ नेशन एक ऑर्फन चाइल्ड के रूप में बड़ा होता है। और बच्चे का जन्म होता है और उसके माँ बाप नहीं होते हैं, तो बच्चा बेचारा रास्ता भटक जाता है। लीग ऑफ नेशंस के साथ भी यही हुआ। और लीग ऑफ नेशंस एक ऐसी बॉडी के रूप में बनता है जो बहुत ही वीक बॉडी थी। ना ही इसके पास अपनी खुद की आर्मी थी, ना ही इसके पास अपनी सिक्योरिटी के प्रोविजन से। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इसके अंदर जुड़ती नहीं है। कुछ कुछ कंट्रीज को इसके अंदर जोड़ा नहीं जाता है। मतलब आप समझिए कि जर्मनी के ऊपर इतना अत्याचार करने के बावजूद भी इन्होंने जर्मनी को लीग ऑफ नेशंस के अंदर नहीं बिठाया। क्यों नहीं बिठाया? क्योंकि उसके साथ पेरिस की ट्रीटी की थी। अरे भाई तुमने ऑलरेडी उसके कपड़े निकाल दिए हैं, अब तो बिठाओ शांति प्रिय रूप से। अगर जर्मनी को आपने लीग ऑफ नेशन का मेंबर बनाया होता, 1926 के बाद बनेगा भी सही, बट फिर कोई मतलब नहीं रहता है। इनिशियली ही आपको बनाना चाहिए व्हेन यू आर ट्राइंग टू री एस्टैब्लिश। अगर आप पूरी दुनिया को री एस्टैब्लिश कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपको पुरानी बातें भूलनी पड़ेगी साहब, और उसके बाद आगे बढ़ना है। आप री एस्टैब्लिश कर रहे हो पर आपने पुरानी बातें पकड़ के रखी। रशिया को भी बोला जाता है कि तुम ज्वाइन नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि रशिया कैसा था? कम्युनिस्ट हुआ करता था। तो ये सिचुएशन के अंदर हमको ये देखने को मिला, लीग ऑफ नेशन एक बहुत ही बायस्ड बॉडी के रूप में आता है। इसने मैंडेट सिस्टम के द्वारा ज्यादा से ज्यादा कॉलोनीज इन्हीं को ही ट्रैवल करके वापस दिया और वोटिंग करके वापस दिया। फाइनली वी सी कि लीग ऑफ नेशन फेल हो गया बाय द ईयर 1935। और 1935 से लेकर 1939 तक कुछ इवेंट्स ऐसे हुए, ये इवेंट्स के परिणाम स्वरूप हमको क्या देखने को मिला है? वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो जाएगी। समझे आप लोग? ठीक है। तो इन दिस सिचुएशन वी फाइंड आपकी जो वर्ल्ड की हिस्ट्री है वो चेंज हो जाएगी और वर्ल्ड का इतिहास अब यहाँ से आगे चलेगा। अब कैसे आगे बढ़ता है उसको यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। कल के क्लास के अंदर आएंगे तो हिटलर का ग्रोथ पढ़ेंगे, अमेरिका के अंदर ग्रेट डिप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, जापान में मिलिट्रिज्म का ग्रोथ कैसे हुआ उसको भी देखेंगे। ठीक है। और समय मिला तो रशियन रिवॉल्यूशन भी देख लेंगे। ठीक है। तो कल अभी भी हम लोग डिस्कस करेंगे द वर्ल्ड बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स। हम लोग अभी भी यहाँ पे ही अटके पड़े हैं। अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पूछा बैकग्राउंड हम लोग देख रहे हैं और हम लोग फिर से इनफैक्ट यहाँ से कंक्लूड करेंगे। ये पॉइंट को हमने डिस्कस किया है। अब हम लोग ये देखेंगे कि कल इनफैक्ट क्या हुआ, और कल ये भी देखना है कि यहाँ पे भी क्या क्या चीजें होती रहती है। गेटिंग माय पॉइंट। अमेरिका के अंदर क्या होगा उसको भी देखेंगे। चाइना के अंदर कम्युनिज्म कैसे उभर के आया उसको अलग से 1 घंटे के अंदर जब आपको कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन इन चाइना पढ़ा दूंगा ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, तो उसके अंदर मैं आपको थोड़ा बहुत समझा दूंगा। ठीक है। या कोल्ड वॉर के पहले एक क्लास ले लूंगा, कोल्ड वॉर को हम लोग थीमेटिकली देख लेंगे। चलिए ठीक है ना। तो उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे। रशियन एंड इंडियन प्लानिंग को मोस्ट प्रॉब्ली होगा तो मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में कवर कराऊंगा दोस्त, है ना। क्योंकि मैं रशियन सेंट्रिक प्लानिंग मॉडल को अगर यहाँ पे कराऊंगा तो फिर टाइम बहुत चला जाएगा और मुझे कंक्लूड करना है ये पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री का जो थीम है ना उसको, है ना। तो इसके लिए मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस में शांति से कराऊंगा, प्लानिंग में क्या वीकनेसेस हो गई थी, प्लानिंग क्यों हम लोग नहीं चला पाए। आपका क्वेश्चन था रशियन मॉडल और इंडियन मॉडल का, क्योंकि क्वेश्चन 1921 का न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ रशिया एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा था यूपीएससी ने, आई गेस 2017 की मेंस या 16 की मेंस में पूछा था। बट उसके ऊपर डिस्कस कराऊंगा, पर आजादी के बाद के इतिहास में करा दूंगा। ठीक है ना। पोस्ट इंडिपेंडेंस अलग से पढ़ेंगे ना साहब, है ना, टॉपिक अलग से है हिस्ट्री में, पर वो पोस्ट इंडिपेंडेंस करेंगे अक्टूबर मिड के अंदर, मिड अक्टूबर के अंदर करेंगे। ठीक है दोस्त, है ना। ये बहुत लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस का ही पूछ रहे हैं। जैसे प्रीलिम्स खत्म होगी ना मिड अक्टूबर में या एंड ऑफ अक्टूबर में, ठीक है, एंड ऑफ अक्टूबर के अंदर या मिडिल ऑफ अक्टूबर में, दोनों में से एक कर देंगे। मैं तो सोच रहा हूँ कि 10 अक्टूबर के आसपास कर दूंगा चालू, सो दैट वो भी थोड़ा निपटता रहे, है ना। ना नहीं मिलती। अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता तो भारत को 1960-70 के बाद आजादी मिलती, वो तो क्लियर कट है। मैं कहता हूँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर बेसिकली एक्सपीडिएटेड द प्रोसेस, इसने ना कैटलिस्ट के रूप में काम किया है और प्रोसेस को जल्दी करा दिया है साहब हमारी आजादी का टाइम को। ठीक है। प्रीलिम्स नहीं होगी तो अक्टूबर में ही कर देंगे साहब, है ना। इजराइल पैलेस्टाइन की कॉन्फ्लिक्ट भी इसी ट्रीटी से हुई थी। हाँ ऐसा हुआ था एक्चुअली। जो टर्की की कॉलोनीज है, टर्की की कॉलोनीज बहुत सारी ब्रिटेन ने ले ली थी
और ब्रिटेन ने जब ले ली तो उसके बाद बहुत लोग को वहां पे सेटल कराना शुरू कर दिया। एक्चुअली पैलेस्टाइन यूज्ड टू बी द ब्रिटिश कॉलोनी, है ना। तो उस दौरान इनफैक्ट उसने बहुत सारे जूस को सेटल कराया था वहां पे, बट उस टाइम पे जूस माइनॉरिटी में थे। ये जूस फिर 1948 तक आते आते अपना कंट्री बना देंगे, ठीक है। तो आगे लंबी कहानी है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के साथ ये जुड़ा हुआ टॉपिक है। बट इजराइल पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट हम लोग आईआर के अंदर ज्यादा पढ़ते हैं, तो इसको कभी आईआर के टॉपिक के साथ डील करूंगा तो समझा दूंगा। क्योंकि 1950s के बाद जो हिस्ट्री है वो वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं रहता है, वो आईआर बन जाता है। समझ में आता है आपको, ठीक है, क्योंकि आईआर के बैकग्राउंड में चला जाता है वो सब टॉपिक। तो इसके लिए मैं ये इसके ऊपर ज्यादा भार दे रहा हूँ। 1950 के बाद का जो इतिहास है उसको थोड़ा बहुत कोल्ड वॉर को समझा दूंगा, कोल्ड वॉर क्या है, कोल्ड वॉर क्या हुआ था। बट बाकी जो इवेंट है वो सबके सब इवेंट आपको इसके साथ मिलेंगे। ऑल द इवेंट्स आर रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस, है ना। वो आईआर का बेसिक बन जाता है ना इसके लिए। चलिए ठीक है। डू यू थिंक राजकुमार नाथ की आप कल सुबह जिंदा उठोगे? डू यू थिंक कल सुबह आप जिंदा उठोगे? डू यू थिंक कल सुबह मैं जिंदा उठूंगा? मुझे नहीं पता साहब, सांस चलेगी नहीं चलेगी ना। ये प्लीज डोंट आस्क मी दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। फिर वो लोग बोलते हैं कि ये बंदा एटीट्यूड वाला है और क्या पता नहीं ट्रोल कर देता है ना। तो मुझे भी नहीं पता मेरी सांस चलेगी कि नहीं चलेगी साहब, है ना। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। डू यू थिंक एक बार कोई पेरेंट्स आए मेरे पास कि सर गारंटी दो कि हमारा बच्चा कलेक्टर बन जाए। मैंने बोला गारंटी दो, तुम सांस ले पाओगे अगले 10 मिनट के बाद, तो मैं कलेक्टर बनने की गारंटी देता हूँ, ठीक है। वो आजकल आपको टीवी में ऐड दिखते हैं गारंटेड, है ना। सब लोग यूपीएससी में भी ये गारंटी वाले आ गए हैं, पता नहीं कहां से आ जाता। कुछ नहीं होता साहब, है ना। फोकस करो, आपका टारगेट एक ही होना चाहिए साहब। आपका टारगेट होना चाहिए स्टडी करना, है ना। प्रीलिम्स आज नहीं तो कल तो होगा ना साहब। 4 अक्टूबर को नहीं तो 14 अक्टूबर को होगा भाई, 14 जनवरी को होगा, 14 फरवरी को हो जाएगा साहब, है ना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। गेटिंग माय पॉइंट। मुझे नहीं पता है साहब, वो यूपीएससी को पता होता है। आप एग्जामिनर को, मतलब आप जो एजुकेटर है उनको इस प्रकार के बेहुदे प्रश्न ना पूछा करो, है ना। कुछ कुछ एजुकेटर तो जवाब नहीं देंगे, और मेरे ऐसा बंदा अगर जवाब देगा तो आपको लगेगा कि सर हमको इंसल्ट कर देते। इंसल्ट करने का ओपिनियन मेरा नहीं है साहब, है ना। आप मेरी भावनाओं को समझो साहब। अनेक्स करते ना तो इश्यू क्रिएट होता। लीग ऑफ नेशन एक मास्क हुआ करता था, ये मास्क के द्वारा इन्होंने पूरी तरह से इनफैक्ट चीजों को कंट्रोल किया। कभी कभी इनडायरेक्ट वे के अंदर कंट्रोल करना ज्यादा इजी होता है रेदर देन डायरेक्ट कंट्रोल। समझ में आया कि नहीं आपको, ठीक है। तो लीग ऑफ नेशन को इसके लिए बनाया गया था। गेटिंग माय पॉइंट। एनेक्स कर देते प्रॉब्लम हो जाता। यस, एंशियंट को कर देंगे। एंशियंट को मोस्ट प्रोबब्ली अभी 15-20 दिन के बाद करते हैं ना, 15-20 डेज के बाद, मोस्ट प्रोबब्ली 20 तारीख के बाद कर देंगे, 20-25 तारीख के बाद, है ना। आई डोंट हैव द पीडीएफ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास 12। ओल्ड एनसीईआरटी की शायद पीडीएफ नहीं है मेरे पास, होगी तो मैं देख लेता हूँ, क्योंकि मैं जनरली पीडीएफ रखता नहीं हूँ। मैं रखता हूँ तो बड़ी बड़ी किताबें मेरे पास होती है साहब, है ना। यस, मेरी जो किताबें हैं मैंने आपको क्लास के अंदर बताई है, प्लस स्लाइड्स को पढ़ोगे तो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री आराम से हो जाएगा, ठीक है। 9 to 12 वर्ल्ड हिस्ट्री की जो किताब है ना अर्जुन देव की। एंटीबॉडी पॉजिटिव, अरे भाई साहब, है ना। संभाल के रहिएगा साहब, है ना हिमांशु। यस, हमेशा वर्ल्ड वॉर के बाद, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डीकोलोनाइजेशन हुआ ही है, और उसके बाद राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन बढ़ा है, ठीक है। नहीं, कॉमननेस नहीं, रैंडमली बनाया गया था। क्यों? क्योंकि अगर ऑस्ट्रिया को फिर से अगर ये लोग यूनाइट करते बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ कल्चर और यूनिटी, तो क्या होता, ऑस्ट्रिया पावरफुल होता। तो इन्होंने क्या किया, ऑस्ट्रिया के अंदर आजू बाजू के जो लोग हैं उन सबको मर्ज कराया ऑस्ट्रिया के अंदर। ऑस्ट्रिया के ट्रेडिशनल लोग थे उसको कोई और कंट्री में दे दिया। जैसे बंगाल का पार्टीशन में क्या किया था लिटन ने, क्या किया, लिटन का कर्जन ने क्या किया था, उसने वैसा ही किया था ना। गेटिंग माय पॉइंट। तो वैसा ही करने की कोशिश की यहाँ पे ऑस्ट्रिया के साथ, क्योंकि ऑस्ट्रिया पावरफुल रहता तो इट विल क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन द होल यूरोपियन यूनिटी। सो दे डिड नॉट वांटेड कि ऑस्ट्रिया शुड बी पावरफुल। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। और हिमांशु यार ध्यान रखिएगा, चलिए, है ना। एंड डोंट टेक इट इन फैक्ट लाइटली। ट्राई टू मेंटेन द सोशल डिस्टेंस एज वेल, एंड फैमिली को भी थोड़ा बचा के रखिएगा साहब, है ना। अभी जुकाम बुकाम तो पता नहीं, मुझे भी थोड़ा बहुत सर्दी वर्दी आ रहा है। चलिए ठीक है, नहीं आ रहा है उतना, चिंता मत करिएगा। तो थोड़ा सीजन चेंज होता है इसके लिए आता रहता है। चलो कंक्लूड करते हैं। मैंने आपको इंडियन मूवमेंट का, इंडियन हिस्ट्री का डाल दिया है पीडीएफ, और वर्ल्ड हिस्ट्री का भी डाल देंगे, चलिए, है ना, ठीक है। एंटीबॉडी डेवलप हो गया, है ना। तो एंटीबॉडी 3 महीना तक ही रहता है, दिस इज व्हाट आई हैव सीन। अराउंड 3 मंथ्स तक एंटीबॉडी रहता है। उसके बाद अभी रिसर्च ये कह रहा है, अभी रिसर्च भी उसमें क्लियर नहीं है, हर 6 महीने में रिसर्च बदल जाता है। ये कोरोना में तो हर दूसरे दिन नया रिसर्च आता रहता है, फलाना रिसर्च गया, अब नया रिसर्च आ गया, ठीक है। तो इवन वी आर नॉट श्योर कि भाई क्या होने वाला है। पर या प्लीज टेक केयर एंड स्टे सेफ, स्टे एट होम। हो सके तो इनफैक्ट घर पे ही रहिएगा साहब। रीड्रॉल ऑफ बाउंड्रीज में जनरली यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जर्मनी, फिर 1848, 1830 का रिवॉल्यूशन, ये सब ज्यादा आते हैं।
फिर अफ्रीका के अंदर जो स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका, ऐसा सब कुछ आ सकता है साहब, है ना। ओशियन कुछ भी आ सकता है। ये देखो द सिलेबस इज वेरी ओपन एंडेड, और जितना ओपन एंडेड सिलेबस होता है ना उतना ही प्रॉब्लम होता है, समझे कि नहीं समझे, है ना। आप देखिए सिलेबस कितना ओपन एंडेड है, बस ये पूछ दिया है आपने वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर सिलेबस क्या डाला है आपने, देखा ना यूपीएससी ने ये डाल दिया साहब सिलेबस। दिस वेरी ओपन है, इसमें कुछ भी आ सकता है, यूपीएससी कुछ भी पूछता है ना साहब। मेरा है ना फर्स्ट क्लास, देखो फर्स्ट क्लास कोई भी सब्जेक्ट का, जैसे अभी मॉडर्न का मेरा बैच खत्म किया है, मॉडर्न हिस्ट्री का अभी नया बैच अभी खत्म किया है, कल ही खत्म हुआ था आई गेस, 30 तारीख को खत्म हुआ। उसका सबसे पहले क्लास देखिएगा, उसमें ना मैंने बुक बताया है और कैसे रीड करना है वो भी बताया हुआ है, ठीक है। आप उसको देखिएगा तो मैं आपको ज्यादा गाइड कर पाऊंगा, क्योंकि उसमें मेरा अप्रोच भी होगा। एनसीईआरटी एक बार पढ़ लो और वीडियोस देख लीजिएगा। सिलेबस के बाहर का प्रश्न है, खाली जवाब दे देता हूँ। नॉलेज के कारण लोगों का पूर्वाग्रह भी होता है साहब, ठीक है। अभी क्या है साहब, है ना, प्रिजुडाइस और नॉलेजेबल के बीच में डिफरेंस क्या है, अब आप ही मुझे बताइए साहब, है ना। मेरे पास ज्ञान आ गया है, मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ ली है, लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद मेरे पास बहुत नॉलेज आ गया है। अब मैंने देखा है कि भारत के जो सिविल सर्वेंट्स है, ये सिविल सर्वेंट्स को आर्टिकल 310 से लेके 315 तक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दिया गया है। तो मेरे उनके प्रति एक पूर्वाग्रह बन गया। क्या पूर्वाग्रह बन गया कि ये लोग तो बेचारे प्रेसिडेंट, ये बेचारे थोड़ी होंगे, ये तो प्रेसिडेंट के कंट्रोल में आ गए, प्रेसिडेंट साहब इनफैक्ट इनको पावर दे रहे हैं, तो अभी पब्लिक का सुनता नहीं है, और मेरा प्रिजुडाइज बन गया, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना। तो ये तो बहुत इस प्रकार के एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। पूर्वाग्रह कोई भी चीज से हो सकता है, पूर्वाग्रह विचारधारा से भी हो सकता है, पूर्वाग्रह ज्ञान के बाद हो सकता है, ज्ञान मिलने से पहले भी हो सकता है साहब, है ना। तो एक वाइज इंसान जिसे हम लोग कहते हैं ना साहब, ठीक है, पढ़ा और लिखा इंसान, और उसके साथ आप जोड़ सकते हो उसको, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। चलिए कंक्लूड करते हैं, और डीकोलोनाइजेशन में पढ़ेंगे हम लोग, डीकोलोनाइजेशन में क्या हुआ उन सबको पढ़ा दूंगा मैं आपको। डीकोलोनाइजेशन के ऊपर 2 घंटा पढ़ाने वाला हूँ, है ना आकांक्षा, डीकोलोनाइजेशन को मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। डीकोलोनाइजेशन को थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, विल बी डिस्कसिंग ऑन दैट पॉइंट। और फिर आगे का जो पॉइंट होगा वो थोड़ा आईआर में कवर होगा। बाकी तो मैं आपको, ये डीकोलोनाइजेशन तो टॉपिक ही है आपका, हाउ, वाई, एग्जांपल्स, है ना, उसको तो पढ़ेंगे ना, अभी बाकी है हमारा, ठीक है। वर्ल्ड वॉर के बाद डीकोलोनाइजेशन ही पढ़ेंगे हम लोग, विल बी डिस्कसिंग द डीकोलोनाइजेशन। चलिए लेट अस कंक्लूड द क्लास टुडे, आई विल सी यू टुमारो ऑन 9:30 PM। चलो बाय, प्लीज।